अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा लेक्चर टॉपिक 13 न्यूक्लियर फिजिक्स किप्स वर्कशीट से रिलेटेड है। एमसीक्यू नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। एमसीक्यू नंबर 1 में आपसे कहा जा रहा है व्हाट आर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम ऑफ यूरेनियम। आपके सामने यूरेनियम लिखा हुआ है, नीचे 292 लिखा हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है 235। वैसे तो खैर मुझे इसके आंसर जबानी याद है, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके अगर बताऊं बेटा, 92 जो नीचे वाला नंबर होता है बेटा, यकीनन आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। ये कहलाता है आपके पास, दिस इज कॉल्ड एज चार्ज नंबर। ये आपका चार्ज नंबर कहलाता है। जबकि यही चार्ज नंबर बेटा शो करता है किसको? नंबर ऑफ प्रोटॉन को। यानी इसमें प्रोटॉन की जो तादाद है, वो प्रोटॉन की तादाद बेटा 92। इसका मतलब प्रोटॉन अगर आप देखेंगे तो प्रोटॉन वाले ऑप्शन में या तो आपको 92 सी पे मिल रहा है या फिर डी पे मिल रहा है। अच्छा, न्यूट्रॉन निकालने, अच्छा ऊपर वाले नंबर की बात करूं बेटा, तो ऊपर वाला नंबर कहलाता है मास नंबर। जबकि मास नंबर की अगर बात की जाए बेटा, तो मास नंबर शो करता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को शो कर रहा है मास नंबर। न्यूट्रॉन निकालने के लिए बेटा दोनों को आपस में माइनस करते हैं। यकीनन आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। बेटा ए ऊपर वाला नंबर कहलाता है यानी मास नंबर 235। 235 में से न्यूट्रॉन प्रोटॉन वाले नंबर को माइनस करेंगे, यानी चार्ज नंबर को माइनस करेंगे, यानी 235 माइनस 92। 235 में से 92 अगर माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा न्यूट्रॉन के लिए मेरे पास 143, यानी न्यूट्रॉन 143 होंगे। अब आप जरा गौर से देखिएगा बेटा, न्यूट्रॉन 143, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि न्यूट्रॉन 143 है, प्रोटॉन आपके पास 92 है। और ये बात याद रखिएगा बेटा, अगर आपसे न्यूट्रल एटम की बात की जाए तो न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी दोनों बराबर होते हैं, बोथ आर इक्वल। यानी जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है कि प्रोटॉन भी 92 है और इलेक्ट्रॉन भी 92 है। एमसीक्यू नंबर 1 के बाद एमसीक्यू नंबर 2 के पास जाएंगे। एमसीक्यू नंबर 2 में आपसे कह रहा था कि विच टू न्यूक्लियाई कंटेन द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन आपको निकाल के चेक करने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए तो गलत नजर आ रहा है, क्योंकि 12 में से 6 निकालेंगे तो 6 बचेगा, और 14 में से 6 निकालेंगे तो 8 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं। 23 में से अगर आप 11 निकालेंगे तो ये बचेगा बेटा आपके पास 12, और 24 में से अगर 12 निकालेंगे तो 12 बचेगा। इसका मतलब दोनों में न्यूट्रॉन सेम हो सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। एमसीक्यू नंबर 2 के बाद एमसीक्यू नंबर 3 पढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 3 में क्या बोल रहा है? नंबर 3 में आपसे कह रहा है न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हुज एटॉमिक मास इज 24। याद रखिएगा बेटा, एटॉमिक मास का मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो ये होता है मास नंबर। जबकि मास नंबर में आपके पास दो चीजें आती हैं, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दोनों को प्लस करेंगे तो मास नंबर बनेगा। यानी अगर वो आपसे कह रहा है 24 बेटा, 24 का मतलब होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को प्लस करेंगे तो 24 आना चाहिए। अब अगर आप ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, इलेक्ट्रॉन की तो खैर जरूरत ही नहीं है, प्रोटॉन और 133 न्यूट्रॉन, तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ही ज्यादा आउट हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपने एलिमिनेट करा। ऑप्शन नंबर सी को अगर देखेंगे तो 11 प्रोटॉन है, 13 न्यूट्रॉन है, तो 11 में अगर आप 13 को प्लस करेंगे तो आंसर 24 आएगा। इट्स मीन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। सेम बेटा, आपसे जब यहाँ पे बात कर रहा है ये, अब अच्छा, अब आप बोलेंगे सर 11 13 प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन, ये भी तो 24 हो रहा है। तो बेटा एक और बात पे गौर कीजिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नहीं है। क्योंकि आमतौर पे बेटा जब भी आप एटम की बात करते हैं तो एटम में कंसीडर करते हैं कि आपका जो एटम है बेटा वो न्यूट्रल एटम है। और न्यूट्रल एटम में ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि हमेशा जितने आपके पास प्रोटॉन होते हैं उतने ही आपके पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब अगर तो यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन लिखे हुए होते तो हम मान सकते थे भाई ये हो सकता है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तादाद डिफरेंट है इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि ऑप्शन नंबर सी इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर। एमसीक्यू नंबर 4 में अब आपसे क्या कह रहे हैं, एमसीक्यू नंबर 4 जरा पढ़ेंगे। एमसीक्यू नंबर 4 में क्या, एज कंपेयर्ड कार्बन 12 एटम कार्बन 14 एटम हैज डैश। याद रखिएगा बेटा, दोनों के दोनों कार्बन एटम है, तो दोनों अगर कार्बन है तो दोनों में 6 प्रोटॉन होंगे। क्योंकि अगर प्रोटॉन की तादाद चेंज हो जाती है तो आपका एलिमेंट ही टोटली डिफरेंट हो जाता है। अगर एक में 6 प्रोटॉन होते तो वो कार्बन होता, और अगर 7 प्रोटॉन हो जाते बेटा तो इट विल बी नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन हो जाएगा। इट्स मीन दोनों कार्बन है तो दोनों में प्रोटॉन तो सेम होंगे। अच्छा जी, अब आप बोलेंगे सर फर्क किसका है? बेटा याद रखिएगा, जो आपके पास C612 होगा और जो C614 होगा, इसमें न्यूट्रॉन का फर्क है। लेफ्ट वाले में बेटा प्रोटॉन तो 6 है,
यहाँ भी प्रोटॉन 6 है, लेकिन इस वाले में न्यूट्रॉन 6 होंगे, क्योंकि 12 में से अगर आप 6 निकालेंगे तो न्यूट्रॉन 6 होंगे। जबकि इस वाले में जो न्यूट्रॉन होंगे बेटा, वो न्यूट्रॉन आपके पास कितने होंगे, 8, क्योंकि 14 में से 6 निकालेंगे तो न्यूट्रॉन आपके पास 8 बचेंगे। इसका मतलब जो डिफरेंस आ रहा है वो न्यूट्रॉन का आ रहा है। तो न्यूट्रॉन वाले में आप लिखेंगे यानी 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी हो सकता है या ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा बेटा, दोनों में प्रोटॉन तो सेम है बेटा, जिस तरीके से प्रोटॉन सेम है उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे, क्योंकि दोनों के दोनों आप इक्वल न्यूट्रल एटम कंसीडर करेंगे। यानी प्रोटॉन भी सेम है, इलेक्ट्रॉन भी सेम है, जो फर्क आ रहा है बेटा वो फर्क किस में आ रहा है, न्यूट्रॉन में आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होना चाहिए, यानी 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन एंड नो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, यानी कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं। एमसीक्यू नंबर 5 पे चलेंगे। एमसीक्यू नंबर 5 में आपसे कह रहा था, the difference between the uranium 235 and uranium 230 atom is that। अच्छा, अब आपको पहले ही बताया बेटा, अगर दोनों यूरेनियम है, दोनों में प्रोटॉन की तादाद सेम होगी, दोनों के अंदर प्रोटॉन जो है वो 92 होंगे। यूरेनियम के प्रोटॉन आपको याद होने चाहिए कि यूरेनियम के जो प्रोटॉन है वो 92 है। अब दोनों में डिफरेंस 3 का है, इसका मतलब दोनों में 3 न्यूट्रॉन का डिफरेंस होगा, यानी एक 235 है यूरेनियम और एक यूरेनियम मेरे पास 238 है। बेटा दोनों में जो डिफरेंस होगा वो न्यूट्रॉन का डिफरेंस होगा। दोनों में प्रोटॉन 92 होंगे, प्रोटॉन इसमें भी 92 होगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 92 होंगे, इलेक्ट्रॉन इसमें भी 92 होंगे। डिफरेंस होंगे न्यूट्रॉन के। इसमें जो न्यूट्रॉन होंगे बेटा, अगर मैं इसके न्यूट्रॉन निकालूं तो इसमें हो जाएंगे 143, जबकि इसमें न्यूट्रॉन हो जाएंगे मेरे पास कितने, 146, यानी दोनों में 3 न्यूट्रॉन का डिफरेंस होगा। इसका मतलब अगर इसके बारे में जवाब देंगे तो हो जाएगा सर यूरेनियम 238 कंटेन्स 3 मोर न्यूट्रॉन, यानी दोनों में 3 न्यूट्रॉन का फर्क है। तो एमसीक्यू नंबर 5 भी आपके लिए आसान। एमसीक्यू नंबर 5 के बाद एमसीक्यू नंबर 6 में आपसे कह रहा था द कंपोजिशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल। तो बेटा इतना बच्चों वाला एमसीक्यू है, आप तमाम लोगों को इसके बारे में पता होगा कि अल्फा पार्टिकल के अंदर बेटा 2 प्रोटॉन होते हैं और जबकि 2 न्यूट्रॉन होते हैं, यानी 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 6 भी आसान सा। एमसीक्यू नंबर 6 के बाद एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 7 में आपसे कह रहा था व्हाट इज द रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर डेंसिटीज ऑफ टू न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर इन द रेशियो 1:4। बेटा न्यूक्लियर डेंसिटी का मतलब क्या है, न्यूक्लियर डेंसिटी की अगर मैं आपसे बात करूं तो न्यूक्लियर डेंसिटी से मुराद है कि आपकी न्यूक्लियस की जो भी डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, मतलब आपके एटम की जो भी डेंसिटी, न्यूक्लियस की डेंसिटी है वो आपकी न्यूक्लियर डेंसिटी कहलाती है। अच्छा, न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में जरा एक बात सुनिएगा। लेट्स सपोज मेरे पास अगर हाइड्रोजन की मैं आपसे बात करूं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में मुझे बताइए बेटा, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होगा एक न्यूट्रॉन होगा। जबकि यूरेनियम की बात करूं बेटा, यूरेनियम का 92 और ये हो जाएगा मेरे पास 235। अब हाइड्रोजन की जब बात करूंगा तो हाइड्रोजन का मास जो है वो कम होगा, तो जाहिर सी बात है जगह भी कम ऑक्युपाई करेगा। हाइड्रोजन के बारे में अगर बात करूं तो हाइड्रोजन का मास भी कम है तो वो जगह भी कम ऑक्युपाई कर रहा है। जबकि अगर मैं यूरेनियम की बात करूं बेटा, यूरेनियम का मास भी ज्यादा होगा और वो जगह भी ज्यादा ऑक्युपाई करेगा। अब डेंसिटी अगर आप निकालते हैं बेटा, डेंसिटी की बात मेरी बड़े गौर से सुनिएगा, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। यकीनन आप लोगों ने डेंसिटी के बारे में पढ़ा होगा, बल्कि इनफैक्ट डेंसिटी का सिंबल भी आपने इस तरीके से रॉ पढ़ा होगा। डेंसिटी का सिंबल है मास अपॉन वॉल्यूम। अब आप मुझे बताइए, हाइड्रोजन का मास भी कम है, वॉल्यूम भी कम है, एक डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। जबकि यूरेनियम की अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, यूरेनियम के बारे में, तो इसके लिए डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, इसका मास भी ज्यादा होगा क्योंकि उसमें ज्यादा प्रोटॉन होंगे और ज्यादा न्यूट्रॉन होंगे, तो इसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा क्योंकि एटॉमिक साइज बड़ा है। अब मास ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा, इसका मतलब डेंसिटी की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू अगर आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर कैसे करेंगे बेटा, कंपेयर करने का तरीका जरा देखिएगा। मैं अगर आपसे नंबर्स की टर्म में बात करूं, लेट सपोज ये 2 है, वॉल्यूम भी 2 है, आंसर मेरे पास 1 आ जाएगा, राइट। जबकि यहां अगर मैं मास को कंपेयर करूं आपके सामने, इस जगह पे मैंने कहा यार यहाँ पे मास है मेरे पास 235, तो वॉल्यूम भी मेरे पास है 235। आप जब दोनों चीजें बढ़ाएंगे, दोनों को कैंसिल करेंगे, तो यहाँ भी डेंसिटी कितनी आ रही है, 1 ही आ रही है। इसका मतलब अगर तो दोनों वैल्यू कम है या दोनों वैल्यू ज्यादा है, दोनों सोर्सों में आपकी जो डेंसिटी आ रही है बेटा वो डेंसिटी सेम आ रही है। सेम डेंसिटी न्यूक्लियस के साथ है कि चाहे हैवियर न्यूक्लियस हो, चाहे स्मॉलर न्यूक्लियस हो, चाहे मास नंबर ज्यादा हो, चाहे मास नंबर कम हो, बेटा डेंसिटी ऑलवेज रिमेन सेम, डेंसिटी ऑलवेज रिमेन्स
सेम। इसका मतलब अगर अब आप यहाँ पे रेशियो निकालेंगे बेटा, रेशियो, तो रेशियो आपके पास आएगा 1:1, यानी डेंसिटी की वैल्यू इक्वल है, इक्वल 1:1 आएगा। सवाल ये पैदा होता है सर एवरेज डेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है, तो बेटा याद रखिएगा एवरेज डेंसिटी की वैल्यू है वो हमारे पास है 2.3 एक्सपोनेंट 17, और इसका यूनिट हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये एवरेज डेंसिटी की वैल्यू भी मैंने आपको बताई। तो रफ मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करके दिखा दी। आई होप ये थोड़ी सी बात आपको क्लियर होगी। मैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलूंगा। नेक्स्ट एमसीक्यू में आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है बेटा एमसीक्यू के अंदर द डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस इज अप्रोक्सीमेटली डैश। तो बेटा ये तो याद करने वाला एमसीक्यू है, आपको डायमीटर न्यूक्लियस का याद करना पड़ेगा। न्यूक्लियस के डायमीटर की वैल्यू 10⁻⁻14 मीटर। तो ये आपके पास वैल्यू जो आप रट्टा मारेंगे इसका। समझने वाले एमसीक्यू करते हैं, एमसीक्यू नंबर 9 की तरफ आएंगे। एमसीक्यू नंबर 9 में आपसे क्या कह रहा है, एमसीक्यू नंबर 9 में आपसे कह रहा है बेटा कि ड्यूरिंग अ नेगेटिव बीटा डीके। अच्छा, बीटा जब इमिट होता है तो आपको यकीनन याद होगा बेटा, मैंने बीटा के बारे में आपको पढ़ाया हुआ है कि आपका न्यूट्रॉन ब्रेक होता था दो चीजों के अंदर, एक होता था प्रोटॉन और एक होता था आपके पास क्या, बीटा इलेक्ट्रॉन। तो आपने मुझे बताया बेटा कि आपका न्यूट्रॉन दो चीजों में ब्रेक होता था, एक कहलाता था प्रोटॉन और एक कहलाता था आपके पास कौन, बीटा इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अब इस तरह का एमसीक्यू देखिएगा जरा, हमारे पास एमसीक्यू क्या नजर आ रहा है, ऑप्शन नजर आ रहा है बेटा कि ऑप्शन नंबर बी, अ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस डीकेस इमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन। डीके का मतलब ब्रेक होना, ये बात तो आपको यकीनन पता होगा, डीके का मतलब होता है ब्रेक, यानी न्यूट्रॉन ब्रेक होता है और प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है और साथ साथ बीटा इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। तो आई होप बेटा ये एमसीक्यू नंबर 9 भी आपको क्लियर होगा। एमसीक्यू नंबर 9 के बाद एमसीक्यू नंबर 10 में आपसे क्या कह रहे हैं, एमसीक्यू नंबर 10 में कहा द मोस्ट पेनिट्रेटिंग रेडिएशन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज दैट ऑफ। बेटा तो यकीनन आपको याद होगा सबसे ज्यादा जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो आपके पास किसकी होती है, गामा रेज, सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर। और एक और बात अगर मैं आपको साथ साथ यहाँ पे बताऊं तो आपने यकीनन पढ़ा होगा बेटा, ये आपको पढ़ाया गया होगा कि आयोनाइजेशन और पेनिट्रेशन का आपस में जो रिलेशन होता है बेटा वो इनवर्स रिलेशन होता है। यानी आयनाइजेशन और पेनिट्रेशन का आपस में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। यानी जिसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है उसकी आयनाइजेशन क्या होती है, सबसे कम होती है। तो ये बात जरा ध्यान में रखिएगा, हो सकता है कभी आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। आगे बढ़ेंगे एमसीक्यू नंबर 11 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 11 में आपसे क्या कह रहा था, एमसीक्यू नंबर 11 में आपको बताया कि इन अ गिवन रिएक्शन, अच्छा आपको इक्वेशन दे रहा है, इस इक्वेशन को देख के पहचानना है इस इक्वेशन में कब अल्फा इमिट हो रहा है, कब बीटा इमिट हो रहा है और कब गामा इमिट हो रहा है। मैं अगर अल्फा की इक्वेशन की बात करूं बेटा, अल्फा के बारे में, अल्फा पार्टिकल, अच्छा अल्फा पार्टिकल की जो जनरल इक्वेशन होती थी वो मैं अगर आपको लिख के दिखाऊं तो इक्वेशन देखिएगा, एक्स जेड और ए कन्वर्ट होता था वाई Z-2 A-4 और साथ साथ इमिट करता था अल्फा पार्टिकल यानी He2 और 4। बेटा ये ऑलरेडी मैंने लेक्चर में आपको समझाया हुआ है, आपने क्लास में पढ़ा हुआ, तो मैं इसके ऊपर लंबी नहीं करूंगा कि कैसे आया, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। अल्फा पार्टिकल के बाद बेटा बीटा पार्टिकल की अगर मैं इक्वेशन बताऊं, यानी बीटा इलेक्ट्रॉन, जिसको आप ऐसे लिखते थे बीटा -1 से, इसी इक्वेशन बनाने का तरीका होता था एक्स जेड और ए। बेटा इस वाले केस में होता क्या था, आपका चार्ज नंबर इंक्रीज होता था जबकि ऊपर वाला नंबर सेम रहता था। ये आपके पास बीटा की इक्वेशन होती थी। जबकि अल्फा बीटा गामा के, अल्फा बीटा के बाद जब मैं गामा की इक्वेशन लिखूंगा बेटा थर्ड वाली, मैं थर्ड वाली लिख के दिखाऊं आपको, गामा रेस। तो गामा रेस में क्या होता था, इसमें एक्स जेड और ए, इसमें एलिमेंट आपका सेम रहता था एक्स जेड और ए, और साथ साथ इमिट करता था आपके पास कौन सी रेस, गामा रेस। अब ये इक्वेशन में इसलिए आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। अगर आप पहले सिनेरियो में देखेंगे बेटा, पहले सिनेरियो में आप मुझे बताइए बेटा आपका चार्ज नंबर कम हो रहा है या चार्ज नंबर बढ़ रहा है, तो आप बोलेंगे सर चार्ज नंबर बढ़ रहा है। आप देख लीजिए खुद ईमानदारी से, पहले Z था बाद में Z+1 हो गया। अगर बाद में बेटा Z+1 हो रहा है तो Z+1 होने का मतलब है आपका चार्ज नंबर बढ़ गया, और चार्ज नंबर बढ़ने का मतलब पहला वाला सिनेरियो आपके पास हो गया ये वाला बीटा पार्टिकल का। अच्छा दूसरे वाले केस में देखिए Z+1 से अब ये हो गया Z-2, यानी पहले Z+1 था, अच्छा अब ये हो गया मेरे पास कितना, Z-2, यानी यहां से आपने दो निकाल लिए। अच्छा इस एमसीक्यू में अब मुझे एक मिस्टेक नजर आ रही है, अब है तो टेक्निकल मिस्टेक बेटा, अब आपको समझानी चाहिए यकीनन। मिस्टेक क्या जरा देखते हैं। आपके पास ये एलिमेंट बन गया, यानी Y, नीचे लिखा हुआ है Z+1 और ऊपर लिखा हुआ है B, ये देखिएगा तो जरा Y Z+1 और ऊपर A लिखा हुआ है।
जब आप इससे अल्फा निकालेंगे तो नीचे से 2 माइनस करेंगे। 2 माइनस करने का मतलब क्या है बेटा, जरा तरीका देखिएगा। ऑलरेडी z+1 था, तो नीचे -2 करेंगे, नीचे से 2 निकालेंगे, और ऊपर a था तो ऊपर तो a-4 हो जाएगा। अब आप मुझे इतनी तो बेटा बच्चों वाली मैथ्स कर सकते हैं, ये z+1 और -2 लिखा हुआ है, तो z+1 और -2 ये क्या बनना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर अरे सर ये तो बनेगा हमारे पास b, ये हो जाएगा z-1 और ऊपर हो जाएगा a-4। तो उसूलन बेटा ये z-2 नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, z-1 होना चाहिए। तो ये अब इसमें टेक्निकल मिस्टेक थी, हो सकता है बुक में कोई टाइपिंग मिस्टेक हो। तो किप्स की वर्कशीट अब जो मेरे पास यहाँ पे टाइप हुआ होता मैं उसी को सॉल्व कर रहा था। मेरा अब आपको बेसिक आइडिया जरूर हो गया बेटा। पहले जो इमिट कर रहा है, पहले वाले सिनेरियो में तो कंफर्म है बीटा इमिट कर रहा है, पहले वाले सिनेरियो में आपके पास बीटा आ गया, सेकंड वाले सिनेरियो में आपके पास अल्फा इमिट करेगा, थर्ड वाले में बेटा कोई चेंज नजर नहीं आ रहा, यानी जो चार्ज नंबर नजर आ रहा है वही मास नंबर नजर आ रहा है। तो लाजमी सी बात है बेटा, इसके बाद वाला जो सिनेरियो होगा वो आपके पास होगा किसके लिए, गामा रेस के लिए होगा। तो इसका मतलब पहले बीटा है, फिर अल्फा है और फिर गामा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी पहले बीटा और फिर अल्फा और फिर आपके पास गामा रेस हो जाएगा। तो ट्रिकी एमसीक्यू था। यकीनन अब आपको बेटा जनरल इक्वेशन, अगर ये जनरल इक्वेशन आपको याद नहीं आ रही तो मेरा बेटा एप्टीट्यूड का लेक्चर निकाल के देख लीजिएगा, चैप्टर नंबर 19 का लेक्चर 1 है, जिसमें सारी इक्वेशन मैंने डिटेल से समझाई हुई है, और यकीनन फिर ये आपको बात रिकॉल हो जाएगी। एमसीक्यू नंबर 11 के बाद एमसीक्यू नंबर 12 देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 12 में आपसे कह रहा था, व्हेन बोरॉन, बोरॉन का नंबर आपको बता रहा है, इज बम्बार्डेड बाय अ न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स आर इमिटेड, द रिजल्टिंग न्यूक्लियस हैज द मास नंबर। यानी अब अगर आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे, देखिएगा बोरॉन 5 और 10, इसको आपने बम्बार्ड कराया न्यूट्रॉन से, ये रहा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन बनाने के बाद अब वो आपसे कह रहा था बेटा अल्फा पार्टिकल इमिट कर रहा है, अल्फा पार्टिकल का मतलब ये हो गया He2 और 4। अब आप इस इक्वेशन में ये भी बताइए बेटा, अब यहाँ पे जो एलिमेंट बनना चाहिए मुझे नहीं पता, मैंने इस एलिमेंट का नाम x लिख दिया, राइट। नीचे 5 थे, 5+0, तो लेफ्ट साइड तो 5 आ रही है। अब यहाँ पे आपने 5 में से 2 इस्तेमाल कर लिए तो अल्टीमेटली यहाँ पे 3 बच जाएंगे, आपने 3 लिख दिया। अच्छा ऊपर वाली साइड पे देखिएगा, ये 10 और ये 1, 10 और 1 11, 11 में से आपने 4 निकाल लिए, तो टोटल जो बचेंगे वो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। अच्छा 3 एटॉमिक नंबर पे मुझे पहले से पता है बेटा, 1 पे आपके पास हाइड्रोजन होता है, 2 पे आपके पास हीलियम होता है, जबकि 3 पे आपके पास हो जाता है कौन, लिथियम हो जाता है, लिथियम यानी Li, लिथियम हो जाएगा। अब मुझे बताइए बेटा, उसने आपसे कहा था, टू द पॉइंट अगर मैं आपसे बात करूं, उसने आपसे मास नंबर कहा था, यानी जो न्यूक्लियस बचेगा उसका मास नंबर बताइए बेटा। तो देखिए ना इसका मास नंबर कितना आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर इसका मास नंबर हमारे पास आ रहा है 7, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी जो मास नंबर आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। एमसीक्यू नंबर 12 के बाद एमसीक्यू नंबर 13 में अब आपसे क्या कह रहा है, एमसीक्यू नंबर 13 में आपसे कहा गया, इन विच रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन न्यूट्रॉन डिसोसिएट्स इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये तो अब आपको याद होना चाहिए कि आपका न्यूट्रॉन दो चीजों में ब्रेक होता है, मैं अभी अभी आपको बता कर आया था, एक प्रोटॉन में ब्रेक होता है और एक आपका इमिट होता है बेटा किसमें, बीटा इलेक्ट्रॉन में, यानी बीटा इमिशन के अंदर। जबकि गामा में तो आपको याद होगा नथिंग ब्रेक, मतलब कोई चेंज नहीं होता, कुछ ब्रेक नहीं होता, यानी गामा एमिशन में कुछ भी ब्रेक नहीं होता, ये बात आपको ऑलरेडी पता है। अच्छा जब इतनी बात हो रही है बेटा, तो एक और बात अगर आप मुझे बता दे तो अच्छा हो जाएगा, बीटा पॉजिट्रॉन में क्या ब्रेक होता था, बीटा पॉजिट्रॉन में, तो आप बोलेंगे सर उसमें हमारे पास ब्रेक होता था, प्रोटॉन ब्रेक होता था दो चीजों में, एक होता था न्यूट्रॉन और एक होता था आपके पास बीटा पॉजिट्रॉन। ये याद रखिएगा बेटा, बीटा इलेक्ट्रॉन बीटा पॉजिट्रॉन आप लोगों ने दोनों पढ़े हैं। मैं इसको भी यहाँ पे जरा छोटा करके लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, प्रोटॉन और बीटा इलेक्ट्रॉन। एमसीक्यू नंबर 13 के बाद 14 की तरफ आएंगे। एमसीक्यू नंबर 14 में आपसे क्या कह रहे हैं, अब ये रेडिएशंस को पहचानना है कि कौन कौन सी रेडिएशन कौन सी है। सवाल में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि विच ऑफ द अरेंजमेंट अबाउट द पार्टिकल इज इन अकॉर्डेंस विद द डायग्राम। सबसे कम जो पेनिट्रेशन पावर नजर आ रही है वो पास नहीं हो पा रहा पेपर में से, तो पी तो कंफर्म है बेटा, पी हमारे पास कौन होगा, अल्फा, यानी पी हमारे पास बेटा कंफर्म पी अल्फा होगा। अल्फा से ज्यादा जो पास होता है वो बीटा होता है, बीटा से ज्यादा जो पास होता है वो गामा होता है, और गामा से भी जो ज्यादा पास होते हैं बेटा वो न्यूट्रॉन्स होते हैं।
यानी सबसे ज्यादा जो हाई पेनिट्रेटिंग होते हैं वो न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब आप सीक्वेंस देख लीजिए, अल्फा बीटा गामा और देन न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर ए सीधा सीधा इस पे करेक्ट नजर आ रहा है, यानी अल्फा बीटा गामा और न्यूट्रॉन। एमसीक्यू नंबर 15 की तरफ चलेंगे। एमसीक्यू नंबर 15 में आपसे कह रहा था, व्हेन अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस इमिट्स अ बीटा इलेक्ट्रॉन, सॉरी बीटा पार्टिकल, अच्छा बीटा पार्टिकल जब भी आपसे बोलेगा ना, आप यही कंसीडर करेंगे बीटा पार्टिकल का मतलब वो आपसे बीटा इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, पॉजिट्रॉन की बात नहीं कर रहा। वो आपसे कह रहा था बताइए प्रोटॉन न्यूट्रॉन के रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन के रेशियो पे अब आपसे फर्क पूछ रहा है। अब मैं जरा इसके बारे में आपसे बात करता हूँ, जरा देखते हैं। पहले तो मुझे बताइए बेटा, जब भी बीटा पार्टिकल इमिट होता है तो आपका न्यूट्रॉन ब्रेक होता है बेटा दो चीजों में। एक कन्वर्ट होता है किस में, प्रोटॉन में। दूसरा कन्वर्ट होता है बेटा किस में, बीटा इलेक्ट्रॉन में, जिसको आपने बीटा पार्टिकल का है। यानी आपका न्यूट्रॉन कम हो रहा है और आपका प्रोटॉन बढ़ रहा है। भाई यही तो हो रहा है कि आपका न्यूट्रॉन ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। वो आपसे कह रहा था प्रोटॉन न्यूट्रॉन का रेशियो बताइएगा बेटा। तो जरा प्रोटॉन न्यूट्रॉन के रेशियो की अगर मैं आपसे बात करूं, जरा प्रोटॉन न्यूट्रॉन का रेशियो देखिएगा। अब आप मुझे मेरी बात का जवाब दीजिएगा, मैं आपसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन के रेशियो की बात कर रहा था। मुझे बताइए आपका न्यूट्रॉन कम हो गया, आपका प्रोटॉन बढ़ गया। प्रोटॉन बढ़ने का मतलब है आपका न्यूमरेटर बढ़ रहा है बेटा। अगर न्यूमरेटर बढ़ रहा है इसका मतलब आपका रेशियो भी बढ़ेगा। ये बात अब आपको बेटा, चाहे प्री मेडिकल के स्टूडेंट हो, लेकिन इस लेवल पे अब आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका न्यूमरेटर बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर कम हो रहा है, इसका मतलब जो आपका रेशियो है बेटा, वो रेशियो क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आपका जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 15 के बाद बेटा एमसीक्यू नंबर 16 भी बड़ा आसान सा नजर आ रहा है, यानी स्टार्ट के जो एमसीक्यू बहुत आसान आसान से आपके पास आ रहे हैं कि बीटा पार्टिकल हैव द पेनिट्रेशन ऑफ अबाउट डैश। तो बेटा ये तो आपको याद होगा कि बीटा पार्टिकल की जो पेनिट्रेशन पावर थी वो आपकी ज्यादा थी अल्फा के मुकाबले। अच्छा आप ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि अल्फा की गामा से ज्यादा थोड़ी, सॉरी बीटा की गामा से ज्यादा थोड़ी थी, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ना ही बीटा की अल्फा से लेस देन थी, अल्फा से कम भी नहीं थी, बल्कि अल्फा से ज्यादा थी। दो ऑप्शन दो एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपका जो बीटा पार्टिकल है बेटा वो 100 टाइम मोर पेनिट्रेटेड होता है देन अल्फा पार्टिकल से। यानी बीटा की जो पेनिट्रेशन पावर है वो अल्फा के मुकाबले में 100 टाइम ज्यादा है। जबकि गामा रेस की जो पेनिट्रेशन पावर है, गामा रेस की पेनिट्रेशन पावर बेटा 10,000 टाइम ज्यादा होती है किससे, बीटा अल्फा के मुकाबले में, यानी अल्फा के मुकाबले में 10,000 टाइम ज्यादा होती है। बीटा की 100 टाइम ज्यादा है, जबकि गामा की जो है वो 10,000 टाइम ज्यादा होती है। ये बात जरा ध्यान में रखिएगा। एमसीक्यू नंबर 16 के बाद एमसीक्यू नंबर 17 की तरफ आएंगे। 17 में आपसे क्या कह रहा है, 17 में आपसे कहा गया न्यूक्लियस 92 to 38 इमिट्स टू अल्फा पार्टिकल, यानी दो अल्फा पार्टिकल इमिट कर रहा है। अब जरा देखिएगा, मैं आपको बारी बारी करके इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा, जरा मैच करेंगे। मैंने लिखा 92 to 38, अब ये मुझे दो अल्फा पार्टिकल इमिट कर रहा है। जरा गौर से देखिएगा बेटा, जब ये पहला अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा तो ये 92 से 90 बन जाएगा, और ये 238 से बन जाएगा 234, क्योंकि आपने अल्फा निकाल लिया। सही है। अब ये एक और अल्फा निकालेंगे इससे, जब आप इससे एक और अल्फा निकालेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 90 से, फिर दो इसमें से निकाल लिए तो ये हो जाएगा मेरे पास 88, और 234 से हो जाएगा मेरे पास कितना, 230, क्योंकि आपने फिर एक और अल्फा इसमें से निकाल लिया। यानी अब आपने दो अल्फा निकाल लिए। तो अब पहले तो अब आपके ये चार्ज नंबर और मास नंबर लिखे हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा अब साथ साथ आपसे कह रहा था एंड टू बीटा पार्टिकल, अच्छा साथ साथ दो बीटा पार्टिकल भी अब इमिट कर रहे हैं। दो बीटा पार्टिकल का मतलब क्या है बेटा, बीटा पार्टिकल की जब बात करते हैं तो आपको यकीनन पता होगा बीटा पार्टिकल में तो नीचे वाला चार नंबर बढ़ता है। इसका मतलब ये मैंने इसका नाम रखा भाई, अब ये 88 से 89 हो गया, ऊपर वाला सेम रहा, इसने बीटा पार्टिकल इमिट करा। अच्छा बीटा पार्टिकल फिर दोबारा जब इमिट करेगा, फिर एक और नंबर बढ़ेगा 89 से, ये फिर दोबारा बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और ऊपर वाला आपके पास कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ऊपर वाला तो सेम रहता है, यानी 230 रहेगा। अब आप मुझे ईमानदारी से बताइए बेटा, आपके जो लास्ट चार्ट नंबर और मास नंबर नजर आ रहे हैं उनकी वैल्यूज देखनी है। जरा मैं एमसीक्यू को रिकॉल करूंगा दोबारा से, जरा मेरे एमसीक्यू को देखिएगा बेटा। पहले से इसने अल्फा इमिट करा तो 92 से 90 पर आया,
फिर इसने जब अल्फा एमिट करा तो 90 से 88 पर आ गया। फिर इसने पहला बीटा जब एमिट करा तो 88 से 89 पर आ गया। अब नीचे वाला 4 नंबर ऐसे ऐसे करके बढ़ रहा है। 89 से वापसी इमिट करा बीटा तो फिर ये 90 पर आ गया। इसका मतलब अब जो मास नंबर और चार्ट नंबर नजर आ रहे हैं बेटा वो 230 और 90 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी 230 और 90 इज द करेक्ट आंसर। आई होप बेटा ये वाली बात भी क्लियर हो रही होगी। मेरा नहीं ख्याल कितना कोई बहुत मुश्किल एमसीक्यू था। अगले पार्ट की तरफ आएंगे। अगला पार्ट क्या है? एमसीक्यू नंबर 18। एमसीक्यू नंबर 18 में आपसे कह रहा था स्पेसिफाई द पेरेंट डॉटर न्यूक्लियर इमिटेड पार्टिकल, यानी कौन सी चीज क्या है। अच्छा याद रखिएगा, पहले ही मैं आपको अगर बताऊं प्रोटॉन इसमें 92 नजर आ रहे हैं बेटा, तो प्रोटॉन 92 का मतलब होता है यूरेनियम। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, यूरेनियम है ये। सही है। अच्छा इसके बाद अब आपसे कह रहा था कि जाहिर सी बात है अब ये 90 हो गया, 90 वाला अब आपके पास यूरेनियम तो हो नहीं सकता, तो 90 पे आपके पास हो जाएगा थोरियम। आपके पास थोरियम आ गया ये। जबकि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन बेटा ये तो आपको पता होगा, ये कहलाता है कौन? अल्फा पार्टिकल। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी पहला वाला यूरेनियम है, दूसरा वाला थोरियम है और तीसरा वाला आपके पास कौन हो जाएगा? अल्फा पार्टिकल हो जाएगा। तो आई होप बेटा एमसीक्यू नंबर 18 भी अब क्लियर हो गया होगा। एमसीक्यू नंबर 18 के बाद एमसीक्यू नंबर 19 के पास आएंगे। एमसीक्यू नंबर 19 में आपसे क्या कह रहा था? एमसीक्यू नंबर 19 में आपको बताया कि विच स्टेटमेंट कंसर्निंग अल्फा पार्टिकल इज करेक्ट, यानी इसमें से कौन सा वाला अल्फा पार्टिकल को शो कर रहा है। तो बहुत ही बच्चों वाला एमसीक्यू बेटा अल्फा पार्टिकल के बारे में, कि अल्फा पार्टिकल पे चार्ज 4 इलेक्ट्रॉन होता है। आप बोलेंगे सर कैसी बातें कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल में तो हमारे पास 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 हमारे पास न्यूट्रॉन होते हैं, यानी होता ही सिर्फ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे तो चार्ज होता ही नहीं है। चार्ज होता ही सिर्फ प्रोटॉन पे। इसका मतलब इसका चार्ज तो 2 ही नहीं 4 ही नहीं होता, बल्कि 2 ही होता है। अच्छा ये अल्फा पार्टिकल का हीलियम एटम होता है। आप बोलेंगे सर ये हीलियम एटम थोड़ी होता है। अगर तो ये एटम होता तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी होता है, ये हीलियम न्यूक्लियस होता है। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट लग रहा है बेटा। ऑप्शन नंबर सी अगर आप पढ़ेंगे, When alpha particle travel through air they cause ionization, क्योंकि ये बात तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा, अल्फा पार्टिकल की आयनाइजेशन सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। व्हेन अल्फा पार्टिकल ट्रेवल थ्रू एयर दे कॉज आयनाइजेशन। तो आसान सा एमसीक्यू। 19 के बाद 20 के पास आएंगे बेटा, 20 पढ़ेंगे जरा 20 में क्या बोल रहा है। एमसीक्यू नंबर 20 में आपसे कह रहा था द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ द रेडियोएक्टिव डीके इन्वॉल्विंग 2 अल्फा पार्टिकल एंड 1 बीटा पार्टिकल, व्हाट इज अ न्यूक्लाइड एक्स। यानी अब इसकी इक्वेशन बनाना सीखनी है बेटा। इक्वेशन बनेगी कैसे? मैं अगर आपको इक्वेशन बनाना सिखाऊं, जरा इक्वेशन की बात करते हैं। इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा बेटा कि आपके पास जो नजर आ रहा है, आपने लिखा सर ये हो जाएगा 80, नीचे हो गया आपके पास 85, ऊपर आपके पास हो गया बेटा 217। अब इससे आपने कहा कि भाई मुझे अल्फा चाहिए, इससे अल्फा आपने मांगा था। अब अल्फा निकालने के लिए यकीनन आपको पता होगा, जब आप अल्फा लिखते हैं He2 और 4, नीचे से आपको पता है बेटा 2 माइनस करते हैं, ऊपर से आपको पता है 4 माइनस करते हैं। तो आपने अगर नीचे से 2 निकाल लिए तो ये बच जाएगा मेरे पास कितना? 83, जबकि ऊपर हो जाएगा मेरे पास कितना? 213, क्योंकि जब आप 4 निकालेंगे 217 में से जो आपके पास 213 हो जाएगा। फिर जब आप इससे एक और अल्फा निकालेंगे बेटा, जब आप एक और अल्फा निकालेंगे फिर नीचे से 2 माइनस करेंगे, यानी जो नीचे वाला 83 नजर आ रहा था बेटा, ये 83 से हो जाएगा 81। ऊपर से फिर आप जब 4 निकालेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना? 209। अब ये आपने 2 अल्फा इसमें से इमिट करा दिए, यानी ये आपको अल्फा इमिट कर रहा था, ये भी आपको अल्फा इमिट कर रहा था। नेक्स्ट वाला बेटा अब आपसे कह रहा है कि वो अब आपको बीटा इमिट कर रहा है। तो बीटा इमिट करने के लिए यकीनन आपको पता होगा बेटा कि नीचे वाला नंबर में अब आप ऐड करेंगे, यानी ये 81 81 नहीं रहेगा, बल्कि 81 कितना हो जाएगा? तो आपके पास से जवाब आएगा सर ये 81 हो जाएगा 82। जबकि जो 209 नजर आ रहा है बेटा, वो 209 क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब ऐसा ऑप्शन बेटा आप ढूंढिएगा, ऐसा ऑप्शन आपको कौन सा नजर आ रहा है? तो आप बोलेंगे सर अब हमारे पास 82 वाला जो ऑप्शन नंबर सी नजर आ रहा है और ऊपर 209 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इसका करेक्ट आंसर होगा जो पीबी लिखा हुआ है। और बेटा पीबी यहाँ पे शो करता है किसको? लेड को शो करता है। सो एमसीक्यू नंबर 20 का बेटा करेक्ट आंसर नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। एमसीक्यू नंबर 20 के बाद एमसीक्यू नंबर 21 के पास जाएंगे। एमसीक्यू नंबर 21 में अब आपसे क्या कह रहा है, देखते हैं जरा। एमसीक्यू नंबर 21 में आपसे कहा गया बेटा कि द डीके ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ नेप्टूनियम इज अकम्पनीड बाय द एमिशन ऑफ द बीटा पार्टिकल एंड द गामा रेडिएशन। व्हाट इफेक्ट इफ एनी, यानी कोई अगर इफेक्ट फर्क पड़ेगा तो बताइए, डज दिस डीके हैव ऑन द प्रोटॉन नंबर एंड न्यूक्लियॉन नंबर।
बेटा याद रखिएगा, पहली ही बात मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ये बात आपको ऑलरेडी बताई गई बेटा, गामा की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो गामा की वजह से तो नो चेंज है, गामा की वजह से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप याद रखिएगा बेटा बीटा पार्टिकल के बारे में, तो आपको बीटा की इक्वेशन तो बेटा अब आपको जबानी याद हो जानी चाहिए कि कभी भी अगर बीटा पार्टिकल इमिट करता है तो चार्ज नंबर एक बढ़ जाता है, जबकि आपका मास नंबर जो है बेटा वो क्या रहता है, सेम रहता है। नीचे वाला नंबर अगर बढ़ जाएगा, नीचे वाले नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन नंबर, मुझे कंफर्म कीजिएगा बेटा, प्रोटॉन नंबर आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है, इसका मतलब या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा या डी करेक्ट होगा। जबकि जो ऊपर वाला नंबर है बेटा, जिसको मास नंबर बोलते हैं, जिसको एक और नाम से पुकारते हैं, ये कहलाता है न्यूक्लियॉन नंबर। बेटा न्यूक्लियॉन नंबर आपका क्या रहता है, सेम रहता है, इसका मतलब न्यूक्लियॉन नंबर के बारे में आपने कहा सर ये तो सेम रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी आपका प्रोटॉन नंबर बढ़ जाएगा जबकि न्यूक्लियॉन नंबर अनचेंज रहेंगे। एमसीक्यू नंबर 21 के बाद एमसीक्यू नंबर 22 की तरफ आएंगे। 22 में अब आपसे क्या कह रहा है, कैरेडॉन 220 इज रेडियो एक्टिव and decays to polonium 216 with the emission of the alpha particle. The equation for the radiative decay is given by equation आपको दे रहे हैं, how many neutrons are there in the radon and the polonium nuclei, आपसे न्यूट्रॉन की तादाद मांग रहा है। अब इक्वेशन अगर मैं आपको लिखूं तो बेटा बहुत ही बच्चों वाला एमसीक्यू आपके पास है, मैं एमसीक्यू आपके सामने लिख के दिखा रहा था, रेडॉन आर एन नीचे 86 है, ऊपर 220 है। अब ये आपको इमिट कर रहा है बेटा पोलोनियम, पोलोनियम को आपने लिखा है पीओ, नीचे हो जाएगा 84, ऊपर हो जाएगा 216, और जबकि साथ साथ बेटा वो हीलियम इमिट कर रहा है इस तरीके से। अब आप दोनों के न्यूट्रॉन निकाल के देखिएगा, दोनों के न्यूट्रॉन कितने आएंगे। आप मुझे बताइए बेटा, पहले वाले के न्यूट्रॉन अगर आप निकालेंगे तो इसके न्यूट्रॉन निकालने का तरीका है 220 में से 86 को आप माइनस करेंगे, इसके न्यूट्रॉन आ जाएंगे, और इसके न्यूट्रॉन अगर आप निकालेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली इसके जो न्यूट्रॉन आएंगे वो 134 आएंगे। जबकि इस वाले के न्यूट्रॉन अगर आप निकालेंगे तो ये न्यूट्रॉन निकालने का तरीका होगा 216 में से माइनस करेंगे 84, तो इसके जब आप न्यूट्रॉन निकालेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास कितना, 132। इसका मतलब दोनों के न्यूट्रॉन अब आपने निकाले, तो ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल में तो बहुत ही आसान हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी एक में न्यूट्रॉन आपके पास 134 होंगे और एक में न्यूट्रॉन आपके पास कितने होंगे, 132 होंगे। एमसीक्यू नंबर 22 के बाद 23 के पास आएंगे। 23 अब आपसे क्या बोल रहा है, 23 जरा पढ़ेंगे। 23 में आपसे कहा गया रेडॉन decays by alpha and beta emission to bismuth. For the decay of each nucleus of radon, how many alpha and beta particles are emitted? बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एमसीक्यू है बेटा, लिटरली ये एमसीक्यू आपको कुछ ना कुछ नई चीज सिखा के जाएगा। मैं इस एमसीक्यू को आपको समझाऊंगा, जरा एमसीक्यू देखिएगा। आपसे कहा गया भाई आपके पास एक रेडॉन था, रेडॉन का एटॉमिक नंबर यानी चार्ज नंबर और मास नंबर आपको दे रहा था, यानी 86 और 222। बताइए कितने अल्फा कितने बीटा इमिट करेगा। अच्छा पहले मैं अगर इससे अल्फा मांग लूं, भाई मुझे अल्फा चाहिए, अल्फा के बाद आप बोलेंगे सर अगर अल्फा निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 84, ऊपर हो जाएगा 222 से जब 4 निकाल लेंगे तो ऊपर बचेगा 218 बचेगा। इसका मतलब ये तो अल्फा, एक अल्फा इसने इमिट कर दिया। मसला क्या है, जरा मसला सुनिएगा, मुझे यहां तक पहुंचना है, बिस्मिथ 83 और 214, यानी ऊपर 214 होना चाहिए। इसका मतलब 214 करने के लिए ये एक और अल्फा इमिट करेगा। जब ये एक और अल्फा इमिट करेगा बेटा तो जरा देखिएगा, ये 84 से नीचे हो जाएगा 82, ऊपर 218 से हो जाएगा कितना, 214। अब ये इसने एक और अल्फा इमिट कर दिया, इसका मतलब टोटल जो अल्फा इमिट कर रहा है वो दो अल्फा इमिट कर रहा है। लेकिन एक मसला हो गया सर, ऊपर तो 214 आ गया लेकिन नीचे, अड़े सर बड़ा अफसोस हुआ, नीचे तो 83 आ रहा है, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरे पास, तो आप बोलेंगे सर नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है 82। अब इस 82 को 83 करना पड़ेगा, तो अब ये बीटा इमिट करेगा। अगर बीटा इमिट करेगा बेटा तो ये बात तो आपको पहले से पता है, नीचे 82 से 83 हो जाएगा, जबकि ऊपर वाला सेम रहता है, यानी 214 है तो 214 रहेगा। इसका मतलब अब ये इमिट करेगा एक बीटा, और बीटा इमिट करता है बेटा तो नीचे वाला एक नंबर बढ़ जाता है। इसका मतलब कितने अल्फा इमिट कर रहा है, आप बोलेंगे सर दो अल्फा इमिट कर रहा है जबकि एक बीटा इमिट कर रहा है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी दो अल्फा और एक बीटा इमिट करेगा। तो आई होप बेटा ये एमसीक्यू भी समझ में आ गया होगा। लेक्चर ऐसे ऐसे करके अब लेंदी होता रहेगा क्योंकि मुश्किल मुश्किल बारी बारी करके एमसीक्यूज आते रहेंगे। लेक्चर को मजीद आगे बढ़ाएंगे, कोशिश करूंगा बेटा ऐसे लेक्चर अभी चल रहा है जितना एनर्जेटिक हूँ, लेक्चर के एंड तक ही मैं इतना एनर्जेटिक रहूं ताकि आपको एमसीक्यू समझ में आते रहे। एमसीक्यू नंबर 23 के बाद एमसीक्यू नंबर 24 देखते हैं। 24 में आपसे क्या कह रहा है जरा देखते हैं।
आपकी इक्वेशंस अगर मैं लिख के दिखाऊं जरा तमीज से, यानी ए, फिर ये हो जाएगा A1, फिर ये हो जाएगा A2, देन हो जाएगा A3 और फिर हो जाएगा मेरे पास A4, राइट। अब आपसे कह रहा था बेटा, एक ही आपको चार्ज नंबर और मास नंबर बता रहा है, यानी नीचे वाला नंबर जो है वो हो गया कितना 72, और ऊपर वाला नंबर हो गया मेरे पास कितना 180। ये आपने नंबर से दिए। अब वो आपको बता रहा है बेटा बारी बारी करके क्या इमिट हो रहा है, आप सबको नंबर आपको लिखते हुए जाने, और लास्ट वाले के आपको बताना होगा कि इसका चार्ज नंबर कितना और इसका मास नंबर कितना है। जरा इस इंटरेस्टिंग से एमसीक्यू को करेंगे। आपने ए से A1 तक गए, अल्फा इमिट करा, अल्फा इमिट करने का मतलब नीचे से 2 निकालेंगे 70, ऊपर से 4 निकालेंगे तो हो जाएगा 176। अगला वाला अब आपको इमिट कर रहा है बेटा बीटा। अब अगर ये बीटा इमिट कर रहा है तो नीचे एक नंबर बढ़ जाएगा, ये 70 से हो जाएगा 71, और ऊपर वाला 176 सेम रहेगा। अगला वाला अब आपसे कह रहा है बेटा कि अब वो इमिट कर रहा है दोबारा, कौन, अल्फा इमिट कर रहा है। अब जब अल्फा इमिट कर रहा है बेटा तो 71 में से फिर 2 निकालेंगे तो नीचे बच जाएगा आपके पास 69, और ऊपर बच जाएगा आपके पास कितना, आप बोलेंगे सर ऊपर से 4 निकालेंगे तो बच जाएगा 172। ये अल्फा इमिट कर रहा है। लास्ट वाले में बेटा अब आपसे बोल रहा है कि गामा इमिट कर रहा है, और गामा में कोई चेंज नहीं आता। कोई चेंज ना आने का मतलब है बेटा, अगर ये 69 है तो बाद में भी क्या रहेगा 69 रहेगा, और ऊपर वाला आपके पास क्या रहेगा 172 रहेगा। इसका मतलब इसमें करेक्ट आंसर जो नजर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर ए नजर आ रहा है, यानी 172 एंड 69। तो बेटा ये एमसीक्यू बहुत आसान है, ये बच्चों वाले एमसीक्यू हैं, ये भी अगर करना नहीं आ रहे तो बेटा तो बहुत अफसोस की बात होगी। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप कर सकते हैं बेटा, यू कैन डू इट। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, मैं तो कर रहा हूं, मैं कर लूंगा, आप कैसे करेंगे। अगले एमसीक्यू पढ़ते हैं बेटा, एमसीक्यू नंबर 25। 25 में आपसे कह रहा था न्यूट्रॉन डीके इन फ्री स्पेस इज गिवन एज फॉलो। अच्छा अब आपको इक्वेशन बना के दिखानी, इक्वेशन में क्या बनेगा। तो कैसे बनेगी इक्वेशन, कुछ बात अगर मैं आपको बताऊं। अच्छा अब आपकी नॉलेज में कुछ इजाफा किया जाएगा बेटा, कुछ मुश्किल बातें आपसे शेयर करते हैं, जरा इसको देखिएगा। आपको याद रखना है बेटा, जब भी बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो आपका न्यूट्रॉन ब्रेक होता था दो चीजों में, जो मैं आपसे बार बार सीख रहा हूँ। एक आपको बनता था प्रोटॉन, प्रोटॉन को लिखते हैं बेटा H11 से। सेम एक प्रोटॉन होता है बेटा, दूसरा जो इमिट करता था वो आपके पास करता था जिसको आप बोल रहे थे बेटा बीटा इलेक्ट्रॉन, ये रहा आपके पास बीटा इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। अच्छा बीटा इलेक्ट्रॉन को आप या तो लिखते थे बीटा -1 और 0 से लिखते थे, या फिर आप चाहें तो बेटा इसको ई से भी लिख सकते हैं, यानी बीटा इलेक्ट्रॉन है तो E-1 और 0 लिखेंगे। अब आपकी नॉलेज में बेटा इजाफा किया जाएगा कि ये साथ साथ एक और चीज इमिट करता है, जब न्यूट्रॉन ब्रेक होता है बेटा तो वो एक और चीज इमिट करता है जो इक्वेशन में आपको लिखवाई नहीं जाती, ये कहलाता है आपके पास एंटी न्यूट्रिनो। अब ये एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है, न्यूट्रिनो क्या होता है, कुछ बात अगर मैं आपके नॉलेज में इजाफा करूं जरा देखिएगा। ये होता है पहले तो न्यूट्रिनो का सिंबल, और जबकि एंटी न्यूट्रिनो की अगर बात करूं तो बेटा ये होता है आपके पास एंटी न्यूट्रिनो का सिंबल। आप मुझसे पूछेंगे सर ये न्यूट्रिनो क्या होता है, तो आपको बताऊंगा बेटा ये न्यूट्रिनो कहलाता है आपके पास। इसके बारे में अगर बात की जाए तो न्यूट्रिनोस आर टाइनी, ऑलमोस्ट मासलेस पार्टिकल, मासलेस पार्टिकल, और ब्रैकेट में अगर मैं लिखूंगा तो फंडामेंट, यानी बिल्कुल एटम के फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं जो एटम का पार्ट है। हमने तो सिर्फ एटम के बारे में यही पढ़ा है ना कि एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने ये पढ़ा हुआ है। बल्कि आपके बेटा कुछ और फर्दर बेसिक आपके फंडामेंटल पार्टिकल हैं जिसके बारे में आप अभी तो खैर इसके बारे में इतना डिटेल में नहीं पढ़े, थोड़ा सा आगे जाके इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि टाइनी पार्टिकल और कौन कौन से होते हैं, बोसॉन्स होते हैं, और आपके पास एंटी न्यूट्रिनो है, न्यूट्रिनो है, थोड़ी डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी तो जस्ट मैं आपको फंडामेंटल कुछ बेसिक बात शेयर कर रहा था कि कुछ बात आपके जहन में रहे कि है क्या। बहरहाल यहाँ पे जो इक्वेशन की आपसे बात कर रहा था कि आपका न्यूट्रॉन ब्रेक हो रहा था बेटा, H11 का मतलब है यहाँ पे, ये H11 का मतलब प्रोटॉन है, E01 का मतलब बेटा बीटा इलेक्ट्रॉन है, और जो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा एंटी न्यूट्रिनो हो जाएगा। तो कुछ बेसिक नॉलेज मैंने आपसे शेयर करी है, अगर आपको मजीद नॉलेज जाननी हो तो आप गूगल करके देख लीजिएगा या बुक रीड करके देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा कि वो पार्टिकल है क्या। एमसीक्यू नंबर 25 के बाद एमसीक्यू नंबर 26 के ऊपर आएंगे। एमसीक्यू नंबर 26 में आपसे कह रहा था द वैल्यू ऑफ ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज डैश। वैल्यू ऑफ ए का मतलब ये ऊपर वाले की वैल्यू अब आपको बता रहा है, ऊपर वाले की वैल्यू आपसे पूछ रहा है।
अच्छा थोड़ी सी करेक्शन अगर मैं कर दूं बेटा, करेक्शन देखिएगा, नीचे 6 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 होना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रॉन में 0 होता है। अब आप इसको सम करके देख लीजिए, भाई ये 4, ये 2, 4 और 2 6 होंगे, तो नीचे 6 और 0, तो ये तो 6 पूरा इक्वल हो रहा है, यानी ये तो बराबर है, नीचे वाले तो इक्वल है। अब आप ऊपर वाले देखिए बेटा, ऊपर 9 है और ये 4, 9 और 4 13, 13 में से ऊपर एक इस्तेमाल हो गया। आप बोलेंगे सर 13 में से एक निकाल दिया तो ए जो बचेगा वो 12 बचेगा ना, तो बहुत ही बच्चों वाला हो गया बेटा। क्या आपने दोनों साइड्स को प्लस करके देखा, लेफ्ट पे प्लस करा तो 9 + 4 हो रहा था, और राइट पे अगर करेंगे तो ये ए था और +1 होगा। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लें, 9 में 4 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 13 इज इक्वल टू A+1, ए को वहां लिया के माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 13 - 1 इज इक्वल टू ए। तो ए मेरे पास कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चाहे तो इक्वेशन बना के कर लें कि लेफ्ट साइड वाले ऊपर के दोनों प्लस कर लिए, राइट साइड वाले ऊपर के दोनों को प्लस कर लिए, और आपने इक्वेशन बना ली, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और चाहे तो डायरेक्ट करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने डायरेक्ट पहले करा था। 26 के बाद 27 की तरफ आएंगे। 27 में आपसे क्या कह रहे हैं, 27 पढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 27 में आपसे कह रहा था, इन अ रेडियोएक्टिव सीरीज यूरेनियम 92 to 38 चेंजेस टू पीबी लेट 82 और 206 थ्रू एन अल्फा डीके प्रोसेस एन एन टू बी का डीके प्रोसेस। अच्छा अब आपसे N1 और N2 के बारे में पूछ रहा है कि N1 और N2 मैंने कितने ये इमिट होंगे, यानी कितने अल्फा इमिट होंगे, कितना बीटा इमिट होंगे इस नंबर तक पहुंचने के लिए। अब ये तो बेटा लॉजिकल एमसीक्यू है, इसको सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा। जरा चेक करते हैं, यूरेनियम 92 और 238। अच्छा अगर मैं 4 अल्फा निकालूंगा, 4, अगर 4 अल्फा निकालूंगा बेटा, लेट्स सपोज मैं 4 से एक रैंडम चेक करता हूँ, तो नीचे से 8 माइनस करेंगे, नीचे से अगर आप 8 माइनस करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा, भाई अगर मैं ये देखिए ना, ये मैंने ऐसे लिख दिया, चले मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिखता हूँ। अगर मैं 4 अल्फा निकाल रहा हूँ बेटा, तो नीचे से 2 माइनस, यानी 4 × 2 = 8, नीचे से 8 माइनस होंगे। नीचे से अगर आप 8 माइनस करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा मेरे पास 86, नहीं 84 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 84, ऊपर तो 84 हो गया। अच्छा अब हमें कहाँ तक जाना है, आप बोलेंगे सर हमें तो 82 तक जाना है और कम करने चाहिए। तो एक काम करते हैं, 4 नहीं करते बल्कि इसको हम 6 से ट्राई करते हैं, चलिए 6 से ट्राई करके देखते हैं। अगर आप 6 से ट्राई करेंगे बेटा, क्योंकि इसमें 6 ऑप्शन भी दिया हुआ है। अच्छा चाहे तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 6 और 8 से ट्राई करके देख लें, बिला वजह हम 4 से क्यों करें, क्योंकि ऑप्शन ही 6 और 8 की टर्म में दिए हुए हैं, तो 6 से करके देख लेते हैं। अगर आप 6 की टर्म में करेंगे तो नीचे से आप 12, 6 टू द क्या हो जाएगा 12, नीचे से 12 निकालेंगे। अगर आप 12 निकालेंगे बेटा तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, आप बोलेंगे सर अगर 12 निकालेंगे तो नीचे हो जाएगा 80, ऊपर हो जाएगा बेटा 6 4 = 24, यानी 238 में से हम 12 निकालेंगे। ये देखिए 238 में से, सॉरी 6 4 = 24, हम 24 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8, सॉरी डायरेक्ट कर सकते हैं, 8 में से 4 जाएगा 4, 3 में से 2 जाएगा 1, और 2 एज इट इज आ जाएगा, 214 बचेगा, जबकि 214 तो ये है ही नहीं। इसका मतलब सर 6 नहीं बल्कि ये हम 8 से ट्राई करते हैं, चले हम 8 से ट्राई करेंगे। 8 से अगर आप ट्राई करेंगे बेटा तो नीचे मुझे बताइए 8 2 = 16, तो 92 में से हम 16 निकालेंगे। 92 में से अगर 16 निकालेंगे तो ये हो जाएगा सर 1 कैरी, 12 में से 6 गए 6, 8 में से 1 गए 76, नीचे 76 हो गया। ऊपर बताइएगा बेटा कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर ऊपर हो जाएगा मेरे पास 4 8 = 32, यानी 238 में से हम 32 निकालेंगे। 32 निकालेंगे, 8 में से 2 गए तो ये बचेगा 6, और 3 में से 3 का ये हो गया 0, और ये 206 हो गया। इसका मतलब सर ऊपर तो 206 नजर आ रहा है, अब ये करीब करीब हम पहुंच रहे हैं। अब आप मुझे बताइए बेटा, ये तो अल्फा तो इमिट हो गया, अब मुझे बीटा भी इमिट करना है, क्योंकि उसने कहा ना कि N1 अल्फा, यानी N1 जो है वो अल्फा इमिट कर रहा है, और जबकि अगला वाला आपको बता रहा है बेटा कि N2 जो है वो आपके पास क्या इमिट कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर N2 इमिट कर रहा है, हमारे पास कौन, बीटा इमिट कर रहा है। अब आप मुझे बताइए, हमें 76 से वापसी बढ़ना है 82 पे, तो 76 से 82 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, क्योंकि आप मुझे बताए ना नीचे वाला नंबर तो बढ़ता है जब बीटा इमिट करता है। अब पता नहीं मुश्किल मुश्किल लग रही होंगी मेरी बातें, रुके मैं आपके लिए कुछ आसान करूँ। बीटा इमिट कर रहा है -10, लेट्स सपोज वो 6 इमिट कर रहा है। अगर वो 6 इमिट करेगा बेटा, इसका मतलब ये है कि आपका नीचे वाला जो नंबर है, ये नीचे वाला नंबर बढ़ेगा। अब नीचे वाला नंबर अगर बढ़ेगा, मुझे बताइए आपने 6 अगर इमिट करे हैं तो 6 दफा बढ़ेगा,
तो 76 में अगर आप 6 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 82, जबकि ऊपर वाला नंबर बेटा सेम रहता है। यानी अगर पहले 206 है बेटा, इसका मतलब बाद में भी कितना होगा? आप बोलेंगे सर बाद में भी मेरे पास कितना होगा? 206 होगा। इसका मतलब अल्फा जो इमिट कर रहा है वो 8 अल्फा इमिट कर रहा है, और जो बीटा इमिट कर रहा है बेटा वो 6 बीटा इमिट कर रहा है। इसका मतलब 8 और 6। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यानी 8 जो है वो आपके पास अल्फा इमिट कर रहा है, यानी n1 की वैल्यू 8 आ रही है, और n2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 6 आ रही है। तो बेटा इंतहाई लॉजिकल एमसीक्यू, मेरा नहीं ख्याल कि आप इस एमसीक्यू तक पहुंच सके होंगे। लिटरली इस एमसीक्यू को सॉल्व करने में मजा आया। एमसीक्यू नंबर 28 की तरफ चलेंगे। एमसीक्यू नंबर 28 में आपसे क्या कह रहा है? एमसीक्यू नंबर 28 में आपसे कहा लेट टी बी द मीन लाइफ। अच्छा, टी बी द मीन लाइफ, मीन लाइफ के बारे में अगर मैं थोड़ी सी बात अपनी रिकॉल करूँ आपको, तो बेटा मीन लाइफ के बारे में बात देखिएगा। मीन लाइफ का फॉर्मूला ये रहा। मीन लाइफ को ऐसे लिखते हैं, टी इज इक्वल टू 1/लैम्डा। यानी टी के कांस्टेंट का अगर आप इन्वर्स करते हैं तो ये आपके पास मीन लाइफ कहलाती है। यकीनन लैम्डा तो आपको पता ही होगा बेटा, लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ नहीं है बेटा, लैम्डा यहाँ पे क्या कहलाता है आपके पास? क्या? टी के कांस्टेंट। अब जरा मेरी बात को बड़ा और से देखिएगा। आपसे कहा जा रहा था लेट टी बी द मीन लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सैंपल, 75% ऑफ द एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल इनिशियली विल डीके। यानी 75% डीके हो गया है, 75% ब्रेक हो गए। अब पहले तो आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा बेटा वो हाफ लाइफ कर कितनी रहा है। हाफ लाइफ का अंदाजा लगाना पड़ेगा। मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा, बड़ा लॉजिकल एमसीक्यू, कुछ ना कुछ बेटा नई बात आपको सिखा के जाएगा। मेरी बात को बड़ा गौर से देखिएगा। वो आपसे कह रहा था 75% जो है वो डीके हो गया है। बचा कितना होगा मुझे बताइएगा? आप बोलेंगे सर बचेगा कितना? 25% बचेगा। 25% लेफ्ट होगा, तो ये आपने खुद से कैलकुलेशन करके अंदाजा लगाया। सर अगर 75% डीके हो गया, इसका मतलब बचेगा कितना? तो आप बोलेंगे सर 25% बचेगा। इससे अंदाजा कैसे लगाएंगे कितनी हाफ लाइफ कर रहा है? मेरी बात को बड़े गौर से देखिएगा। देखिए इनिशियली 100% होगा, जब फर्स्ट हाफ लाइफ करेगा तो 50% बचेगा। आप बोलेंगे सर सही है, इसका मतलब ये फर्स्ट हाफ लाइफ है। फिर सेकेंड हाफ लाइफ करेगा तो कितना परसेंट बचेगा? 25% बचेगा। इसका मतलब कितनी हाफ लाइफ कर रहा है? तो आप बोलेंगे सर 2 हाफ लाइफ कर रहा है। इसका मतलब अब आपको अंदाजा हो गया 2 हाफ लाइफ कर रहा है। ये हो गई फर्स्ट हाफ लाइफ, ये हो गई आपके पास सेकेंड हाफ लाइफ। अच्छा उसने मांगा भी है कि उसको विल डीके इन टाइम। असल में जो चीज आपसे मांग रहा था बेटा, वो आपसे टाइम की बात कर रहा था। यानी इसको 75% डीके होने में कितना टाइम लगेगा, ये बात आपसे बोल रहा है। आप बोलेंगे सर टाइम मांग रहा था, टाइम का मतलब टी। मुझे बताइए कितनी हाफ लाइफ कर चुका है? आप बोलेंगे अरे सर 2 हाफ लाइफ कर चुका है। अगर 2 हाफ लाइफ कर चुका है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ टी हाफ, यानी 2 हाफ लाइफ कर चुका है। यानी इसने जो टाइम गुजार लिया है, आपने 2 लिखा, और टी हाफ था तो टी हाफ लिख दिया। अगर 3 हाफ लाइफ कर चुका होता तो 3 और टी हाफ लिखते। 4 हाफ लाइफ कर चुका होता तो 4 और टी हाफ लिखते। अब क्योंकि 2 हाफ लाइफ करिए बेटा, तो आपने 2 और टी हाफ लिख दिया। अब मैं आपको बेटा पुरानी बात अपने कुछ रिकॉल करूंगा, मुझे बताइएगा हाफ लाइफ का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? मैं आपको फॉर्मूला पूछता हूँ। तो आप बोलेंगे सर हमने हाफ लाइफ का फॉर्मूला पढ़ा है, याद कीजिएगा, 0.693 अपॉन लैम्डा। बिल्कुल ऐसी है, 0.693। बेटा असल में ये 0.693 होता था ना, इसकी वैल्यू क्या होती थी? मैं अगर आपको वैल्यू रिकॉल करूं बेटा, तो ये 0.693 असल में होता था ln2। ये ln2 की वैल्यू होती थी, या आपने जब डेरिवेशन करी होगी उस वक्त की बात याद है। तो टी हाफ को ऐसे भी लिख सकते हैं, टी हाफ इज इक्वल टू ln2 अपॉन लैम्डा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल ऐसी है, इसको लिख सकते हैं। टी हाफ का फॉर्मूला बन गया मेरे पास, टी हाफ इज इक्वल टू ln2 अपॉन लैम्डा। अच्छा लैम्डा को अगर आप अलग करेंगे तो क्या होगा? आप बोलेंगे सर ये बन जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू ln2 और 1/लैम्डा। बेटा अभी अभी मैं बता कर आया, 1/लैम्डा जो नजर आ रहा है, ये 1/लैम्डा मीन लाइफ के बराबर होता है। और मीन लाइफ को आपने किससे लिखा हुआ है? टी से लिखा हुआ है। तो टी हाफ का फॉर्मूला बन जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू ln2, यानी ln2 आ गया, और साथ में कौन लिखा हुआ है? टी लिखा हुआ है। ये आपने टी हाफ की वैल्यू निकाली। बेटा टी हाफ की वैल्यू को इस जगह पे पुट कर देंगे। यानी ये जो टी हाफ नजर आ रहा था इसको मैंने उठाया कि आप चलिए मेरे साथ, मैं टी हाफ की वैल्यू को आपकी जगह पे पुट करूंगा बेटा। अब इसको अगर आप पुट करेंगे तो जरा क्या बनेगा, जरा देखिएगा। मैं इसको यहाँ ऊपर की तरफ सॉल्व करता हूँ जगह बना के। जगह थोड़ी सी शॉर्ट हो गई है।
ये रहा, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। टी की जगह पे आ जाएगा, ये देखिएगा, टी की जगह पे आ जाएगा कौन, दो हाफ लाइफ करेगा तो टू और टी हाफ हो गया। चलें, अब ये देखिएगा बेटा, मैंने ऐसे लिखा टी इज इक्वल टू टी हाफ की जगह पे अब कौन आएगा, तो आप बोलेंगे सर टी हाफ की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा एल एन टू, और साथ में कौन आ जाएगा, कैपिटल टी आ जाएगा, यानी आपने ऐसे लिखा टू एल एन टू और कैपिटल टी। ये इसका टाइम का आंसर होगा जो मैं आपको आंसर बताना चाह रहा था। तो ट्रिकी एमसीक्यू था, असल में वो उसको इस तरह का फॉर्मूला चाहिए था, टू एल एन टू और कैपिटल टी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब जरा इस तरह के एमसीक्यू पे बेटा नजर रखिएगा, मेडिकल मैंने इसमें कोई बहुत मुश्किल कैलकुलेशन नहीं करी, मैंने इसमें कोई बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करा, एक टेक्निकल कैलकुलेशन थी जो मैंने आपको सिखाई, और आई होप बेटा कि एमसीक्यू नंबर 28 आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कोई बहुत ज्यादा मुश्किल बात आपके पास नहीं है। एमसीक्यू नंबर 28 के बाद एमसीक्यू नंबर 29 की तरफ आएंगे। 29 में अब आपसे कह रहा है इन ए सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द इनर्शियल नंबर ऑफ द एक्टिव न्यूक्लियाई विल रिमेन। यानी अब बड़ा अजीब सा कुछ सवाल है, आपसे कह रहा है कि कितना अमाउंट जो है वो बचेगा, हाउ मच अमाउंट वुड लेफ्ट आफ्टर हाफ ऑफ अ हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल। बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग और मुश्किल सा एमसीक्यू है, कुछ पहले तो मैं आपको फॉर्मूला सिखाऊंगा बेटा, कुछ फॉर्मूला जरा सीखिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक तरीका सिखाऊंगा नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालने का। नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालने का यकीनन आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसका फॉर्मूला होता है बेटा आपके पास टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, यानी जितना भी टोटल टाइम गुजरा है उसको अगर आप हाफ लाइफ से डिवाइड करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी कर रहा है। इसको जब आप सिंबल्स की टर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, टोटल टाइम को टी से लिखते हैं और हाफ लाइफ को बेटा आप लिखते हैं किससे, टी हाफ से लिखते हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस तरह के एमसीक्यूज को, इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, जो आपके सामने मैंने हाईलाइट करके दिखाया कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। पहले तो आप ये कोशिश करेंगे नंबर ऑफ हाफ लाइफ की वैल्यू निकालने की, वो हाफ लाइफ कर कितनी रहा है। अब जरा देखते हैं, नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालने के लिए मैंने ऐसे लिखा, मुझे बताइए उसने टाइम कितना बताया, आफ्टर टाइम बता रहा है बेटा, ये आफ्टर टाइम क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ अ हाफ लाइफ, उसने टाइम आपको बताया है बेटा हाफ ऑफ अ हाफ लाइफ, यानी टाइम बता रहा है हाफ, हाफ का मतलब क्या हो जाएगा 1/2, और हाफ ऑफ अ हाफ लाइफ का मतलब क्या है बेटा, हाफ ऑफ अ हाफ लाइफ का मतलब, हाफ का मतलब तो 1/2 हो गया, और हाफ लाइफ का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा। तो यकीनन इस बात का आइडिया हो गया होगा कि हाफ का मतलब 1/2 हो गया और हाफ लाइफ का मतलब टी हाफ हो गया। अब जरा इसकी जगह पे पुट कीजिए ना बेटा, इसकी जगह पे रखिए, टी की जगह पे क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे सर ये बन जाएगा नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमारे पास, ये देखिएगा एन इज इक्वल टू टी की जगह पे हो गया हाफ ऑफ टी हाफ, यानी 1/2 ऑफ टी हाफ, और नीचे हो जाएगा आपके पास टी हाफ लिखा हुआ है। बेटा कुछ कैंसिल हो रहा है तो मुझे बताइएगा, तो आप बोलेंगे सर ये हाफ से टी हाफ से क्या हो गया कैंसिल, इसका मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो कर रहा है बेटा, वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, 1/2 हो गई। आप बोलेंगे सर सही है, आपने नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाली। अब आपसे कह रहा था बेटा वो फ्रैक्शन बताइए जो अनडीके बचेगा, तो इसका भी फॉर्मूला मैं आपकी नॉलेज में बेटा ऐड करूंगा, ये फॉर्मूला शायद आपने अपने रेगुलर लेक्चर में नहीं पढ़ा होगा, मैं आपकी नॉलेज में इसको ऐड करूंगा, जरा देखिएगा। इसका फॉर्मूला आपके पास होता है बेटा फ्रैक्शनल अनडीकेड का फॉर्मूला होता है 1/2 की पावर एन, यानी कितना फ्रैक्शन बचेगा बेटा, इसको ऐसे लिखा जाता है 1/2 की पावर एन से लिखा जाएगा, जबकि एन यहाँ पे शो कर रहा है बेटा किसको, नंबर ऑफ हाफ लाइफ को। मुझे बताइएगा बेटा हाफ लाइफ कर कितनी रहा है, तो आप बोलेंगे सर हाफ लाइफ जो कर रहा है वो तो हाफ कर रहा है, यानी नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो है एन की जगह पे बेटा 1/2 आ जाएगा, तो इस एन की जगह पे आप 1/2 रखेंगे, मुझे बताइए क्या बनेगा, आप बोलेंगे सर ये बन जाएगा हमारे पास 1/2 की पावर हाफ, और 2 की पावर हाफ का मतलब होता है बेटा इसको अंडर रूट में करके लिखते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1/√2। 1/√2 का मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू में थोड़ी सी जगह कम है, लेकिन यकीनन आपको एमसीक्यू समझ में जरूर आ गया होगा। मैं एमसीक्यू के लिए थोड़ी सी जगह को बढ़ा देता हूँ ताकि सॉल्व करना हमें आसान लगे, ये एमसीक्यू बहुत कंजेस्टेड हो गए, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया, बाकी एमसीक्यू में जरा मैं जगह को इनहेंस कर देता हूँ।
एमसीक्यू नंबर 30 देख लेते हैं। 30 में आपसे क्या कह रहा है? एमसीक्यू नंबर 30 में आपसे कह रहा है, इन अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एट टी इज इक्वल टू 0, नंबर ऑफ एटम्स इज 8 एक्सपोनेंट 4, इट्स हाफ पीरियड इज 3 years, यानी हाफ लाइफ की वैल्यू आपको बता रहा है। द नंबर ऑफ एटम्स, यानी जो एटम्स बच रहे हैं वो आपको बता रहा है कि 1 एक्सपोनेंट 4 विल रिमेन आफ्टर इंटरवल डैश। अब कुछ अजीब सा एमसीक्यू, आपको समझ में कुछ नहीं हो रहा, पता नहीं क्या चल रहा है। बल्कि लॉजिक बनाइएगा सवाल में हो क्या रहा है। आप मुझे बताइए, आपकी जो एटम्स की तादाद है वो ये है 8 एक्सपोनेंट 4, राइट? ये एटम्स की तादाद है। अब इसको हाफ करेंगे तो इसका हाफ कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर इसका हाफ हो जाएगा 2 एक्सपोनेंट 4, एक हाफ लाइफ। फिर इसका हाफ करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा आपके पास कितना? 1 एक्सपोनेंट 4। ये आपके पास नंबर ऑफ एटम्स की तादाद आ गई कि भाई ये कितनी हाफ, मैंने आपको अंदाजे से बता दिया कितनी हाफ लाइफ करे, यानी इनिशियल आपकी वैल्यू थी 8 एक्सपोनेंट 4, ये रही। फाइनल वाली वैल्यू आपके पास लिखी हुई 1 एक्सपोनेंट 4। इसका मतलब जो हाफ लाइफ कर रहा है बेटा, वो हाफ लाइफ कितनी कर रहा है? तो आप बोलेंगे सर ये जो हाफ लाइफ कर रहा है ये 2 हाफ लाइफ कर रहा है, फर्स्ट, और ये हो जाएगा आपके पास सेकंड, 2 हाफ लाइफ कर। अब आप मुझे बताइए नंबर ऑफ हाफ लाइफ का, ऑलरेडी मैंने अभी भी बेटा आपको ऊपर ताजा ताजा फॉर्मूला पढ़ाया था, ये देखिएगा। नंबर ऑफ हाफ लाइफ का फॉर्मूला पढ़ाया था, ये देखिए, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू टी अपॉन टी हाफ। ये हो गया। अब आप मुझे बताइए हाफ लाइफ कितनी कर रहा है? तो आप बोलेंगे सर वो हाफ लाइफ कर रहा है 2, इस तरीके से। खैर एक थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी बेटा, मिस्टेक पहले मैं सही करूं। मैंने नंबर्स के हाफ वाला लिख दिया बेटा, 8 का हाफ जो है वो 2 नहीं होगा, बल्कि 8 का हाफ 4 होगा। तो यहाँ मैंने पहले मिस्टेक करी, इसको मैं करेक्ट कर दूं ताकि आपका बाकी सॉल्यूशन गलत ना हो। लेट मी करेक्ट फर्स्ट। बेटा 8 एक्सपोनेंट 4 से पहले ये कन्वर्ट होगा बेटा, ये देखिएगा, 8 एक्सपोनेंट 4 से पहले ये कन्वर्ट होगा बेटा 4 एक्सपोनेंट 4 में। फिर ये कन्वर्ट होगा बेटा 2 एक्सपोनेंट 4 में, 4 का हाफ 2, और फिर ये कन्वर्ट होगा बेटा 1 एक्सपोनेंट 4 में। इसका मतलब अब अगर आप हाफ लाइफ काउंट करेंगे बेटा, तो हाफ लाइफ की वैल्यू आपके पास हो जाएगी कितनी? 3 हाफ लाइफ करेगा, यानी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आपने लिख के देखा है, फर्स्ट सेकेंड, और फिर मैंने आपके सामने लिखा है बेटा थर्ड, यानी 3 हाफ लाइफ कर रहा है। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ में बेटा एन की जगह पे तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? 3 आ जाएगा। आपको टाइम निकाल के दिखाना था, ऊपर टाइम की जगह पे मैंने टी लिख दिया, जबकि हाफ लाइफ की वैल्यू वो आपको बता रहा था, जरा पढ़िए। इट्स हाफ पीरियड लिखा हुआ है ना, इट्स हाफ पीरियड इज 3 years। इसका हाफ पीरियड जो है वो टी हाफ की वैल्यू आपको दे रहा है 3, तो यहाँ पे नीचे 3 आ गया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी इक्वल टू बेटा 3 3 जा 9। आपका जो ईयर्स लगेंगे वो कितने ईयर्स लगेंगे? 9 ईयर्स लगेंगे। इट्स मीन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो आप निकाल रहे थे बेटा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालने का एक और तरीका है, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ, शायद ये आपके लिए हेल्पफुल हो। नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालने का ये भी एक फॉर्मूला होता है, 2 की पावर n इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन ए। ये भी हेल्पफुल हो सकता है बेटा नंबर ऑफ हाफ लाइफ के लिए, 2 की पावर n इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन ए। कैसे इस्तेमाल होगा मैं आपको ये भी इस्तेमाल करना सिखाऊंगा बेटा। नंबर ऑफ हाफ लाइफ के दो फॉर्मूले हो गए हमारे पास, जरा जहन में रखिएगा, ये रहा। एक तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ का फॉर्मूला मैंने आपको ये बता दिया कि टी अपॉन टी हाफ, ये रहा नंबर ऑफ हाफ लाइफ का फॉर्मूला। और एक ये रहा बेटा नंबर ऑफ हाफ लाइफ का फॉर्मूला, ए नॉट अपॉन ए। ए नॉट का मतलब इनिशियल एटम होंगे, ए नॉट का मतलब इनिशियल अमाउंट, और ये होगा आपके पास नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट, यानी अमाउंट लेफ्ट। ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू की पावर एन। जरा देखिएगा, जैसे मैं आपके लिए सामने लिखूं 2 की पावर n, मुझे बताइए ए नॉट जो इनिशियल वैल्यू है बेटा, जो इनिशियल वैल्यू वो आपकी ए नॉट कहलाएगी, जो 8 एक्सपोनेंट 4 है। और जो बच गए एटम, जो एटम बच गए बेटा, वो आपके पास कौन कहलाएगा? ए कहलाएगा। तो ए नॉट अपॉन ए, ए नॉट की जगह पे ऊपर हो जाएगा 8 एक्सपोनेंट 4, नीचे ए की जगह पे हो जाएगा बेटा 1 एक्सपोनेंट 4। इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 10 की पावर 4 से 10 की पावर 4 कैंसिल, ये बचेगा 8, जबकि लिखा हुआ है 2 की पावर n। बेटा 2 की पावर n, 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3, जबकि ये 2 की पावर n है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास n की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? n इज इक्वल टू 3। तो ये भी इसको सॉल्व करने का तरीका है। आई होप बेटा ये एमसीक्यू आपको समझ में आ गया होगा। एमसीक्यू नंबर 30। एमसीक्यू नंबर 31 में आपसे क्या कह रहा है? एमसीक्यू नंबर 31 देखेंगे। उसने आपसे कहा इफ द डीके और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज लैम्डा, देन इट्स हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ आर रेस्पेक्टिवली डैश। यानी दोनों के आपसे फॉर्मूले पूछ रहा है। पहले तो मीन लाइफ का अगर फॉर्मूला मैं आपसे शेयर करूं बेटा, मीन लाइफ का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको बताया था। मीन लाइफ को लिखा था टी इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, यानी डीके कांस्टेंट का अगर आप इनवर्स करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मीन लाइफ। ये तो फॉर्मूला कंफर्म है।
अच्छा, हाफ लाइफ की अगर आपसे बात की जाए बेटा हाफ लाइफ के बारे में, तो याद रखिएगा हाफ लाइफ का फॉर्मूला हुआ करता था टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। डेफिनेटली ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 0.693 अपॉन लैम्डा। अच्छा, इस फॉर्मूले में भी अगर मैं कंफर्म करूं आपको, मेरी बात को सुनिएगा, जवाब दीजिएगा बेटा। जो 0.693 लिखा हुआ है असल में ये ln2 होता था और नीचे लैम्डा हो जाएगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल ऐसी है, टी हाफ का फॉर्मूला होता है। मसला है आपको कोई भी आंसर बेटा ln की टर्म में लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। मेरी बात पे गौर कीजिएगा। चलें एक काम करते हैं, इसको जरा साइड में करके लिख दें मीन लाइफ को। मीन लाइफ का फॉर्मूला हो गया टी इज इक्वल टू 1/लैम्डा, ये तो कंफर्म है। अच्छा, ln2 जो नजर आ रहा है बेटा, ये ln कहलाता है, इसको आप बोलते हैं बेटा, नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल लॉग, ये नेचुरल लॉग कहलाता है। अच्छा, नेचुरल लॉग को लिखने का एक और तरीका होता है, क्योंकि आमतौर पर अगर मेडिकल के स्टूडेंट होते बेटा वो इस चीज से वाकिफ नहीं होते, वो मैथ्स नहीं पढ़ रहे होते। नेचुरल लॉग को ऐसे भी लिखा जाता है लॉग रेज टू, मतलब लॉग की पावर ई, यानी एक्सपोनेंट टर्म में लिखा जाता है, एक्सपोनेंट की टर्म में ई। तो लॉग ई लिखा जाएगा, ln को लॉग ई भी लिख सकते हैं, आगे 2 हो जाएगा, जबकि नीचे कौन हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर नीचे लैम्डा हो जाएगा। इस तरह का अगर आप ऑप्शन ढूंढेंगे तो आपको ऑप्शन नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यानी हाफ लाइफ का फॉर्मूला बनेगा log E2 अपॉन लैम्डा। तो अब देखिए हाफ लाइफ के लिखने के तरीके 3 हो गए। पहला वाला तरीका हो गया 0.693 अपॉन लैम्डा, दूसरा वाला हो गया आपके पास ln2 अपॉन लैम्डा, और तीसरा वाला मैंने आपको बताया बेटा log E और साथ में 2 लिखा हुआ और नीचे लैम्डा हो गया। जबकि मीन लाइफ का फॉर्मूला तो 1 अपॉन लैम्डा ही रहेगा। एमसीक्यू नंबर 31 के बाद एमसीक्यू नंबर 32 की तरफ आएंगे। 32 में आपसे क्या कह रहा है, एमसीक्यू नंबर 32 में आपसे कह रहा था 3/4 of the radioactive nuclei present in the radioactive sample डीके। यानी वो आपसे कह रहा था कितना अमाउंट जो है वो डीके हो गया है। उसने आपको अमाउंट बताया, उसने अमाउंट कितना बताया जरा बताइए। 3/4 ऑफ द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द रेडियोएक्टिव सैंपल डीके, यानी 3/4 डीके हो गया। अब मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा। लेफ्ट सपोज बेटा ये आपका रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, इसको यहां लिखते हैं जरा, रेडियोएक्टिव एलिमेंट। बेटा रेडियो एक्टिव एलिमेंट में आपसे कह रहा था कि 3/4 जो है वो डीके हो गया। इसका मतलब ये है कि ये मैंने इस तरीके से बना के देखा है, 3/4 जो है वो डीके हो गया। बच कितना गया मुझे बताइएगा, बच कितना गया। आप बोलेंगे सर ये वाला हिस्सा बच गया, ये ग्रीन वाला, ये अमाउंट लेफ्ट। यानी 3/4 अगर जाया हो गया तो बचेगा कितना। आप बोलेंगे सर एक सर्कल के 4 हिस्से थे, 3 जो है वो डीके हो गए, बचा कितना। आप बोलेंगे सर बचेगा कितना, 1/4 बचेगा। ये बेटा अब लॉजिक जरा समझने पड़ेगी, डीके हो कितना गया और बच कितना गया, ये मैं आपको लॉजिक बताना चाह रहा था। मैंने आपसे कहा बेटा कि जो डीके हो गया वो 3/4 था, यानी इसके बारे में लिखा कि 3/4 जो है वो डीके हो गया। जो बच जाएगा बेटा, जाहिर सी बात है 3 हिस्से डीके हो गए, तो जो बच जाएगा वो कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर जो बच जाएगा वो कितना होगा, 1/4 होगा। अच्छा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला भी शेयर करूंगा, शायद आपकी नॉलेज में इजाफा करे बेटा। ये फॉर्मूला जरा देखिएगा, फॉर्मूला आपके पास है 2n इज इक्वल टू A0 अपॉन ए। ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ को स्मॉल n से भी लिखते हैं, ये रहा 2n इज इक्वल टू A0 अपॉन ए। ये फॉर्मूला आपके पास इस्तेमाल होता है। A0 का मतलब होता है बेटा इनिशियल अमाउंट, इनिशियल कितना था, और जो ए लिखा हुआ नजर आ रहा है बेटा कि अमाउंट बच कितना गया है, ये ए का मतलब होता है अमाउंट लेफ्ट। मैंने आपके पास लिखा बेटा A0 नजर आ रहा था, A0 इनिशियल अमाउंट कहलाएगा, ए जो नजर आ रहा है बेटा ये कहलाएगा अमाउंट लेफ्ट, यानी कितना अमाउंट बच गया है। अब आप मुझे बताइए बेटा, उसने आपसे कहा था 3/4 जो है वो डीके हो गया है, तो मुझे ईमानदारी से बताइए जो बच जाएगा वो कितना है। आप बोलेंगे सर 1/4, यानी जो बच गया वो मेरे पास बना हुआ नजर आ रहा था, मैंने इस तरीके से हाईलाइट करा, वो 1/4 है। तो मैंने लिखा सर जो बच गया है वो 1/4 है उस अमाउंट के जो इनिशियल था, और इनिशियल वाले अमाउंट को मैंने लिखा है बेटा आपके सामने A0 से। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालनी है, जरा देखिएगा कितना बच्चों वाला सवाल है। A0 से A0 कैंसिल, ये बची आपके पास 2n इज इक्वल टू 1/1/4। बेटा नीचे वाला 4 यहाँ से ऊपर आ जाएगा, तो इट विल बिकम 2n इज इक्वल टू 4। बेटा 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी नजर आ रही है, तो आप बोलेंगे सर नंबर ऑफ हाफ लाइफ नजर आ रही है मुझे 2, नंबर ऑफ हाफ लाइफ हो। अच्छा, अब आपसे कह रहा था बताइए हाफ लाइफ कितनी है सैंपल की। तो उसने आपसे कहा था बेटा कितने टाइम में डीके हुआ था, 3/4 सेकंड में।
तो आपको पता नहीं याद है नहीं याद, मैं आपको बेटा फॉर्मूला पढ़ा कर आया था नंबर ऑफ हाफ लाइफ का। नंबर ऑफ हाफ लाइफ का फॉर्मूला था T/T½ ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया है बेटा, याद रखिएगा। नंबर ऑफ हाफ लाइफ का फॉर्मूला मैंने ऊपर ही लेक्चर में अभी पढ़ा है, N=T/T½ अब आप मुझे बताइए बेटा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ की जगह पे 2 आ जाएगा। जो टाइम आपको दे रहा था, टाइम हमारे पास कितना था, तो आप बोलेंगे सर टाइम हमारे पास था कितना, 3/4, जबकि नीचे हमें चाहिए थी हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ की वैल्यू चाहिए। हाफ लाइफ को ऊपर भेजा, 2 को नीचे बुला लिया, सो इट विल बिकम T ½=3/4 और नीचे 2 आ गया। बेटा जब भी दो फ्रैक्शंस को मिलाते हैं, यानी ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन, इन दोनों को जब भी मिलाएंगे, इस 4 को ऐसे ऊपर से हाथ मार के नीचे फेंक देंगे। इसको अगर नीचे फेंकेंगे तो बताइए क्या बनेगा, आप बोलेंगे सर ऊपर 3 लिखा हुआ है, नीचे 8 हो जाएगा। इसका मतलब जो आंसर आएगा बेटा, वो आंसर कितना आएगा, 3/8 सेकेंड। तो बेटा वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सवाल था जो मैंने इस वक्त आपको सॉल्व करा है। मतलब मैं बोलता हूँ लेक्चर कब तक का इंटरेस्टिंग सवाल है, हो सकता है इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल भी मेरे पास है, लेकिन ये सवाल लिटरली बेटा सीखने वाला एक सवाल है। एमसीक्यू नंबर 32 के बाद एमसीक्यू नंबर 33 की तरफ आएंगे। एमसीक्यू नंबर 33 में आपसे कह रहा था, द डीके कांस्टेंट ऑफ रेडियम इज 4.28 एक्सपोनेंट -4 पर ईयर। डीके कांस्टेंट का मतलब है वो आपको लैम्डा की वैल्यू दे रहा है, और आपसे मांग रहा है इट्स हाफ लाइफ विल बी डैश। हाफ लाइफ मांग रहा है। अच्छा देखिए, हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता था, आप बोलेंगे सर हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता था 0.693/लैम्डा। बेटा लैम्डा की जगह पे कौन आएगा, तो आप बोलेंगे सर लैम्डा की जगह पे आ जाएगा 4.28 एक्सपोनेंट -4। बेटा अब इसको कैलकुलेशन आप सोच रहे होंगे कि बहुत मुश्किल कैलकुलेशन है। बेटा मैं आपके सामने जबानी यहाँ पे मिनटों में, मतलब मिनटों भी ज्यादा बोलो, सेकंड्स में कैलकुलेशन करूंगा, और आप मेरे साथ इस आंसर को निकालना सीखेंगे। आंसर तक पहुंचेंगे कैसे, सबसे पहले तो आप एक काम करेंगे, 10⁻⁴ को हटाएंगे। 10⁻⁴ को हटाने का तरीका है, आप इससे पहले यानी जब जीरो ऐड करेंगे तो 3 जीरो लगाएंगे। यानी पावर अगर -4 है तो एक जीरो हमेशा कम लगाते हैं, ऐसे लगाएंगे 1 2 3 और आगे हो जाएगा 428। ये लिखने का तरीका है। यानी अगर ये ऐसे लिखा हुआ था 4.28 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3, तो आप जीरो के बाद पॉइंट के बाद 2 जीरो लगाएंगे, 3 है तो 2 जीरो लगाएंगे, 0.00428। देखे ना, जब आप डेसिमल को वापसी जम करेंगे 1 2 3, तो वापसी यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा और 3 दफा जम भी हो जाएगा। तो मैं आपसे कह रहा था बेटा, जो भी पावर होगी उस पावर से एक कम आप जीरो लगाएंगे। अच्छा अब आप डेसिमल को शिफ्ट कराना शुरू करें। डेसिमल को शिफ्ट कराएंगे 3 दफा, ऊपर से भी 3 दफा, नीचे से भी। आपने डेसिमल को जब 3 दफा जम कराया बेटा, तो डेसिमल को जम कराने के बाद ये बन जाएगा मेरे पास कितना, आप बोलेंगे सर ऊपर 693 आ जाएगा, जबकि नीचे हो जाएगा मेरे पास कितना, 0.428। अब इसको राउंड ऑफ कर लीजिए। बेटा 693 को अगर आप राउंड ऑफ करेंगे, 693 600 के करीब है या 700 के करीब है, तो आप बोलेंगे सर 693 जो है वो 700 के करीब है। इसका मतलब ऊपर तो 700 आ जाएगा, जबकि नीचे मेरे पास 0.4 को राउंड ऑफ करेंगे, 0.428 को राउंड ऑफ करेंगे तो 0.4 हो जाएगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल एक्यूरेट कर रहे हैं इस वक्त। ऊपर से 700 था, नीचे से एक डेसिमल को आगे बढ़ाया 4 करा, ऊपर एक जीरो बढ़ा दिया, यानी वो 700 से 7000 हो गया। अब आप 2 के टेबल से डिवाइड कर लीजिए, 2 2 जा 4। बेटा 7000 का हाफ होता है 3500। 2 का मतलब तो हाफ होता है ना, 2 से डिवाइड करने का मतलब। फिर आप 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2 होगा, और 3500 का जो हाफ होगा वो होगा 1750। 1750 आ रहा है। अब क्योंकि आप राउंड ऑफ कर करके चल रहे थे, इसके करीब करीब आंसर देखिए, 63। सर कैसी बातें कर रहे हैं, 2000 नहीं सर, दूर है, करीब करीब 1750 के जो बेटा करीब करीब आंसर मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है 1620 ईयर्स। अब आप तो एक्यूरेट आंसर तक पहुंचे, आपने बेशक एक्यूरेट आंसर नहीं निकाला, लेकिन आप एक्यूरेट आंसर तक पहुंच गए। आप चाहें तो कैलकुलेटर से नंबर को डिवाइड करके देख लें, एग्जैक्ट 1620 आंसर आ रहा होगा। अब आपकी मजबूरी है, आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है बेटा, तो आपको एक्यूरेट आंसर तक पहुंचना पड़ेगा। आपका दिल चाहे तो आप भाई आप वैसे ही डिवाइड कर लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आगे बढ़ूंगा एमसीक्यू में। एमसीक्यू नंबर 33 के बाद एमसीक्यू नंबर 34 नजर आ रहा था। 34 में आपसे कह रहा था, द डीके कांस्टेंट लैम्डा ऑफ अ रेडियोएक्टिव सैंपल। अच्छा अब आपसे कुछ एमसीक्यू बोल रहे हैं कि डिक्रीज एज 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 ऑफ एटम इंक्रीजेस, या
इंक्रीज होगा या इंडिपेंडेंट होगा। तो बेटा याद रखिएगा डी के कांस्टेंट कभी भी उन एटम्स की एज पे डिपेंड नहीं करता, उससे इंडिपेंडेंट है। चाहे एटम ज्यादा हो चाहे एटम्स कम हो, उस डी के कांस्टेंट की वैल्यू हर एलिमेंट के लिए फिक्स होती है। तो आपके पास लेट्स सपोज अगर यूरेनियम का कोई आइसोटोप है तो उसके लिए सेम होगी, रेडियम का कोई आइसोटोप है तो उसके लिए सेम होगी, रेडॉन का कोई आइसोटोप है तो उसके लिए सेम होगी। तो एज पे डिपेंड नहीं करती। तरह से सॉल्व करने वाला था नहीं, हमसे को नंबर 35 की तरफ आएंगे। 35 में क्या कह रहा है? 35 में आपसे कह रहा था a radioactive decay rate of radioactive element is found to be 10 की पावर 3 disintegration per second at a certain time। ओके, आपसे कहा कि भाई जब इनिशियल था, जब आप इसको सॉल्व करना शुरू कर रहे थे, यानी टाइम की वैल्यू मैंने 0 लिखी, उस वक्त जो डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड था वो 10 की पावर 3 था। अच्छा, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड को ऐसे भी लिखते हैं, या तो डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड बोलते हैं या फिर बीक्यू लिखते हैं, बैक्यूरेल। ये बात मैंने अपने लेक्चर में आपको पढ़ाई हुई है बेटा, यकीनन ये आपको मेरे लेक्चर में से बात पता होगी। या तो इसको डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड बोलते हैं या फिर इसको बैक्यूरेल बोलते हैं। अच्छा, वो अब आपसे कह रहा था बेटा, मैंने लिखा 10 की पावर 3 पीक्यू। अच्छा, 10 की पावर 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं 1000, ये हो गया। अच्छा, आपसे कह रहा था सेंटेंस में बेटा, आपसे कह रहा था, मैं इसको हाईलाइट करूंगा अपने पास, देखिएगा। इफ द हाफ लाइफ ऑफ द एलिमेंट इज 1 सेकेंड, हाफ लाइफ जो है वो 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड में ये हाफ हो जाएगा। अब वो आपसे कह रहा था द डीके रेट आफ्टर 1 सेकेंड, बताइए 1 सेकेंड बाद कितना हो जाएगा। आप बोलेंगे सर 1 सेकेंड में तो ये हाफ हो जाएगा, 1000 का हाफ करेंगे तो 1 सेकेंड बाद कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। एंड आफ्टर 3 सेकेंड, यानी आपसे 3 सेकेंड बाद भी मांग रहा है, यहां तो खैर आ जाएगा आपके पास 500, यानी 1 सेकेंड बाद 500 हो जाएगा। फिर 3 सेकेंड बाद आपसे पूछ रहा है, यानी 1 सेकेंड तो गुजर चुका, 1 सेकेंड और गुजरेगा बेटा, तो 500 का हाफ करेंगे तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 250। फिर एक और दफा हाफ करेंगे बेटा, अगर आप 1 सेकेंड और गुजारेंगे फिर अगर आप करेंगे तो 250 का अगर आप हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 125 बैक्यूरल। भाई यही तो कहा उसने, उसने आपसे क्या कहा था बेटा कि आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड बाद बताइए। 3 सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड पहले गुजर चुका था, आपने 2 और सेकेंड गुजारे तो 1000 का हाफ करा 500, 1 सेकेंड, 500 का हाफ करा 250, 2 सेकेंड, और फिर 250 का हाफ करा 125 यानी 125। इसका मतलब दूसरे वाले ऑप्शन में 125 आएगा। अब ऐसा जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है बेटा वो ऑप्शन नंबर ए नजर आ रहा है, यानी 500 और 125। तो एमसीक्यू नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। तो आपके लेक्चर के बेटा टोटल 70 एमसीक्यूज हैं, और कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा इस मुकाम पे, यानी आपका लेक्चर अच्छा खासा अभी भी लेंदी हो गया होगा, और आपके सिर्फ अभी आधे एमसीक्यूज हुए हैं और आधी कहानी अभी बाकी है। चलेंगे अगले एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यू नंबर 36 में आपसे कह रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस विद टाइम, यानी वो आपसे कह रहा था वेरिएशन बताइए एक्टिविटी की विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से। अब आप मुझे बताइएगा बेटा, मेरी बात का जवाब मुझे आपके पास से चाहिए, मैं आपके पास से बेटा जवाब चाहूंगा। इस तरह का फॉर्मूला आपने लॉ पढ़ा हुआ है, जिस लॉ के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। लॉ का नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है बेटा, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। बेटा लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा यकीनन, इसका ग्राफ आपने बनाया होगा। एक तरफ आपने एन अपॉन एन नॉट लिखा था और इसका इस तरीके से ग्राफ बनाया था। तो इसी तरह के ग्राफ की बेटा आपसे बात कर रहा था, ये एक्टिविटी भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये एक्टिविटी ही कहलाता है, यानी एन अपॉन एन नॉट लिखा हुआ है बेटा, कि एन अपॉन एन नॉट, और नीचे वहां पे टाइम लिखा हुआ है। ये इस तरह का ग्राफ आपको बना हुआ नजर आ रहा है, ये शो करता है बेटा एक्टिविटी को। और ये जो कर्व लिखा हुआ है बेटा, ये कर्व कहलाता है, दिस कर्व इज कॉल्ड एज, दिस कर्व इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल कर्व। एक्सपोनेंशियल कर्व कहलाता है। बहरहाल हम आपसे करेक्ट आंसर की तरफ अगर जाएंगे बेटा, तो एमसीक्यू नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी 36 एमसीक्यू का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी।
ये एमसीक्यू देखने के बाद अगले एमसीक्यू की तरफ आगे बढ़ेंगे। एमसीक्यू नंबर 37। 37 में आपसे कह रहा था द एक्टिविटी ऑफ द रेडियोएक्टिव सैंपल इज 1.6 क्यूरी। अच्छा, जैसे डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड होता है वैसी क्यूरी, जैसे डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड बैक्यूरेल के बराबर था, वैसे ही बैक्यूरेल की जगह आप क्यूरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं यूनिट। और इसकी कन्वर्जन भी आपको पढ़ाई है कि 1 क्यूरी कितने बैक्यूरेल के बराबर होता है। ये कन्वर्जन अगर आपकी नॉलेज में इजाफा करूं बेटा, 1 क्यूरी यानी 1 सी आई बराबर होता है, इसके बारे में देखते हैं। 1 सी आई यानी 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 एक्सपोनेंट 10 बैक्यूरेल्स के बराबर होता है। ये इसकी कन्वर्जन फैक्टर मैंने आपको बताया कि 1 क्यूरी बराबर है 3.7 एक्सपोनेंट 10 बैक्यूरेल के बराबर। अच्छा, आगे आप एमसीक्यू में क्या बोल रहे हो बेटा, आगे एमसीक्यू देखेंगे। एंड इट्स हाफ लाइफ इज 2.5 डेज, इट्स एक्टिविटी आफ्टर 10 डेज विल बी डैश। आपसे एक्टिविटी मांग रहा था 10 डेज बाद, राइट। अब मैं अगर आपको बताऊं, पहले तो मैं आपसे पूछूंगा नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी है। बेटा यकीनन आपको याद होगा नंबर ऑफ हाफ लाइफ का मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, टी डिवाइडेड बाय टी हाफ, यानी कैपिटल टी और हाफ यानी हाफ लाइफ का, ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ का फॉर्मूला था। अब आप मुझे बताइए कितने डेज बाद बोल रहे हैं। आप बोलेंगे सर वो आपसे बोल रहा है 10 डेज बाद। बेटा 10 डेज का मतलब है ये स्मॉल टी की वैल्यू दे रहा है, जबकि हाफ लाइफ की वैल्यू आपको बता रहा है 2.5 डेज, इसका मतलब टी हाफ की वैल्यू बता रहे हैं। तो टी की जगह पे 10 आ जाएगा, टी हाफ की जगह पे बेटा 2.5 आ जाएगा। आपके पास ऊपर 10 लिखा हुआ है, नीचे 2.5 लिखा हुआ है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके जरा नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालते हैं। पहले तो डेसिमल को एक दफा आगे बढ़ाएंगे तो ऊपर एक जीरो का इजाफा हो जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा 100/25। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए। मुझे बताइए अगर आप इसको डिवाइड करेंगे बेटा, 25 25 4 ज़ा 400, इसका मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो कर रहा है बेटा वो कितनी कर रहा है, 4 हाफ लाइफ कर रहा है, यानी 4 दफा हाफ होगा। अब आप इसको वैसी वर्बली सॉल्व कर लीजिए। 1.6 सी आई क्यूरी से स्टार्ट हुआ, पहली दफा हाफ होगा तो 1.6 का हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8, ये फर्स्ट हाफ लाइफ। फिर हाफ होगा बेटा, दूसरी दफा हाफ होगा तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना 0.4 सी आई, दो दफा हाफ हो गया। फिर अगर आप इसको हाफ करेंगे 0.4 का हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 सी आई, ये 3 दफा हाफ हो जाएगा। और फिर अगर आप हाफ करेंगे इसको बेटा 0.2 का अगर आप हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना 0.1 सी आई, यानी 0.2 का हाफ करेंगे तो 0.1। इसका मतलब करेक्ट आंसर जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है बेटा वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी जो करेक्ट आंसर बचेगा वो ऑप्शन नंबर सी बचेगा, 0.1 क्यूरी। तो पहले आपने क्या काम करा बेटा, पहले आपने निकाली नंबर ऑफ हाफ लाइफ, और नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालने के बाद आपने उस एक्टिविटी को हाफ करते करते 4 दफा हाफ करा और आप अपने आंसर तक पहुंच गए। एमसीक्यू नंबर 37 के बाद एमसीक्यू नंबर 38 नजर आ रहा है, 38 पढ़ेंगे। 38 में आपसे कह रहा था इफ द रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट ऑफ द रेडियम इज 1.07 एक्सपोनेंट -4 पर ईयर, डीके कांस्टेंट का मतलब लैम्डा आपको दे रहे हैं, देन हाफ लाइफ पीरियड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, यानी आपसे टी हाफ मांग रहे हैं। इसी तरह का सेम सवाल अभी आपने किया हुआ है तो सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको फिर दोबारा प्रैक्टिस इसकी करवा देता हूँ, लेक्चर जब रिकॉर्ड करिए नहीं तो मैं इसको समझा देता हूँ आपको। याद है बेटा टी हाफ का फॉर्मूला होता था, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। ऊपर 0.693 लिखा हुआ है, नीचे लैम्डा लिखा हुआ है बेटा, लैम्डा की जगह पे आप क्या लिख देंगे, तो आप बोलेंगे सर 1.07 एक्सपोनेंट -4। सेम काम करेंगे बेटा, नीचे वाली जो पावर लिखी हुई है नीचे लिखा हुआ है 0 सॉरी इसको सही करने पहले 0.693, नीचे पावर -4 है। अभी अभी बताया था बेटा पावर अगर -4 है तो आप एक जीरो कम लगाते हैं, यानी आप 3 जीरो लगाएंगे, तो आपने लिखा 0.000107। अब आप इसको वही काम करेंगे बेटा, डेसिमल को जम कराएंगे। अगर आप डेसिमल को जम कराएंगे 1 2 3, सेम यहाँ पे 1 2 3, सो इट विल बी इक्वल टू 693 डिवाइडेड बाय 0.107। इसको राउंड ऑफ कर लीजिए बेटा, राउंड ऑफ अगर आप करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 700, नीचे हो जाएगा आपके पास कितना 0.1। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसी, अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे। अच्छा, ऊपर 700 हो गया, नीचे 0.1 हो गया। अब करेक्ट आंसर तक पहुंचना है, आप बोलेंगे सर करेक्ट आंसर तक जाना है, अब क्या करें। कभी भी अगर नंबर को 0.1 से डिवाइड करते हैं बेटा, 0.1 से अगर आप डिवाइड करेंगे नंबर को, देखिए फिर क्या करेंगे जरा देखिएगा, आपने लिखा सर 700 था, नीचे से डेसिमल एक दफा आगे बढ़ाया
तो नीचे हो जाएगा 1, ऊपर हो जाएगा 7000, यानी आंसर बन रहा है बेटा 7000 अपॉन 1, और 7000 को 1 से डिवाइड करेंगे बेटा तो आंसर कितना आ जाएगा 7000 हो जाएगा। तो आप जज्बाती हो जाएंगे और आप बोलेंगे अरे सर 7000 आंसर नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो मैं आपको बोलूंगा बेटा रुको जरा, सबर करो। बेटा आप तो जज्बाती हैं, आप 7000 आंसर लगा देंगे, भाई 7000 आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि आपने राउंड ऑफ करके चल रहे हैं। आप खुद देखिए ना, अगर तो आप राउंड ऑफ नहीं करते, डायरेक्ट ही ऐसी लिखा हुआ होता, फिर तो समझ में आता एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। लेकिन क्योंकि अब आप राउंड ऑफ करें तो अपना दिमाग, जो आपकी अकल शरीफ है, जो बेचारी ऊपर खोपड़ी में मौजूद होती है, इसको इस्तेमाल करें। ये नहीं होना चाहिए। 7000 के करीब करीब वाला देखें तो आप बोलेंगे सर अब आंसर मुझे नजर आ रहा है 6476 ईयर्स। तो बेटा इतना जज्बाती नहीं होना कि अरे हमने पहली दफा जिंदगी में राउंड ऑफ करके एक्यूरेट आंसर निकाल लिया। बेटा इतने जीनियस आप भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं, तो बिला वजह इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। बहरहाल एमसीक्यू नंबर 38 में आपको सही आंसर तक लेकर आए। एमसीक्यू नंबर 38 के बाद 39 की तरफ आएंगे। 39 में आपसे कह रहा था a radioactive element emits 200 particles per second, यानी 200 पार्टिकल पर सेकेंड इमिट कर रहा है। आफ्टर 3 आवर्स 25 पार्टिकल्स पर सेकेंड आर इमिटेड, यानी 3 आवर्स बाद आपकी जो पार्टिकल इमिट कर रहा है वो कितने कर रहा है 25। पहले तो हम अंदाजा लगाएंगे नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी है। भाई ये वाली जो वैल्यू है ये इनिशियल हो गई, जिसको याद है भी थोड़े पहले आपने ए नॉट कहा था। जो लेफ्ट होता है बेटा, जो बच जाती है, जो फाइनल होती है, जो अमाउंट बच जाता है वो आपके पास ए कहलाता है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था 2 की पावर n इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन ए। आप बोलेंगे सर बिल्कुल ऐसी है। 2 की पावर n ए नॉट की जगह पे आ जाएगा बेटा कितना, तो आप बोलेंगे सर 200, नीचे हो जाएगा 25। बेटा इस 200 को हम लिख सकते हैं, जरा देखिएगा, 100 × 4, सॉरी 100 × 2, क्योंकि 200 है, नीचे 25 है। अब आप इसको कैंसिल कीजिए बेटा मजे से, 25 × 25, 25 4 ज़ा 400, सॉरी 25 4 ज़ा 100। अब 4 को 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, सो इट विल बी इक्वल टू, ये बन जाएगा मेरे पास 2 की पावर n इज इक्वल टू 8। बेटा हम 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है। 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो कर रहा है बेटा, वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी कर रहा है, वो 3 हाफ लाइफ कर रहा है। तो आपने लिख के दिखाया बेटा, जहां पे n लिखा हुआ था उस n की जगह पे आपने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, यानी नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू 3। अब आपसे कह रहा था भाई मुझे हाफ लाइफ की वैल्यू बताओ, द वैल्यू ऑफ द हाफ लाइफ। अब आप देखिएगा बेटा, मैं आपको ऑलरेडी ये फॉर्मूला पढ़ा कर आया हूं, यकीनन आपको मेरा फॉर्मूला याद आ जाएगा। मैं जैसी फॉर्मूला लिखूंगा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाय टी हाफ। क्योंकि हाफ लाइफ निकालनी थी, नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालना जरूरी था, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ की जगह पे 3 आ जाएगा। मुझे टाइम बताइए बेटा, उसने टाइम दिया हुआ था 3 आवर्स, इसका मतलब आपको टी दे रहा है, आपने 3 आवर्स लिखा टी, तो टाइम की जगह पे 3 टी, अच्छा टाइम की जगह पे 3 आ गया, ये रहा टाइम की जगह पे 3 आ गया। नीचे टी हाफ लिखा हुआ है, तो ये रहा नीचे टी हाफ आ गया। टी हाफ ऊपर गया, टी 3 नीचे आएगा, तो क्या बनेगा, 3 हाफ इज इक्वल टू 3/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो टी हाफ का आंसर आ रहा है 1 आवर। क्योंकि पूरा सवाल आपने आवर्स में सॉल्व किया था, तो आपका आंसर भी आर में आएगा। लेकिन एक मसले की बात है बेटा, आपके जो ऑप्शन दिए हुए थे वो ऑप्शन आवर्स में नहीं दिए हुए थे, वो मिनट्स में दिए हुए थे। तो भाई 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, इतना तो पता होना चाहिए बेटा। आप बोलेंगे अरे सर ये तो पता है, इतना शर्मिंदा आप हमें ना करें। 1 आवर बराबर होता है किसके, 60 मिनट के। इट्स मीन बेटा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 39 के बाद एमसीक्यू नंबर 40 के पास चलेंगे। एमसीक्यू नंबर 40 हमसे क्या कह रहा है, एमसीक्यू नंबर 40 में आपसे कहा द रेडियो एक्टिव सिस्टम हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 60 मिनट, 60 मिनट की हाफ लाइफ है। आफ्टर 3 आवर्स द फ्रैक्शन ऑफ द एटम दैट हैव डीके, यानी कितना डीके हो जाएगा 3 आवर्स बाद। फिर वही काम, नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालने पड़ेंगी। नंबर ऑफ हाफ लाइफ का फॉर्मूला था टी अपॉन टी हाफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ चाहिए। अब उसने आपको 3 घंटे बाद पूछा है आफ्टर 3 आवर्स, इसका मतलब स्मॉल टी की वैल्यू 3 आवर्स हो गई, और हाफ लाइफ की वैल्यू वो मिनट्स में दे रहा है। तो बेटा गलती नहीं कीजिएगा, हाफ लाइफ मिनट्स में दे रहा है, तो 60 मिनट बराबर होते हैं 1 आवर के। तो टी हाफ की वैल्यू हो जाएगी 1 आवर। वैल्यू को पुट करेंगे बेटा, टी स्मॉल टी की जगह पे आ जाएगा 3, और टी हाफ की जगह पे आ जाएगा 1, क्योंकि टी हाफ की वैल्यू 1 दी हुई थी उसने। दोनों को डिवाइड करेंगे बेटा, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी हो गई 3, यानी 3 दफा हाफ लाइफ करेगा।
अब वो ऑप्शन क्योंकि आपको परसेंट में दे रहा था सारे, तो परसेंट वाला तो बहुत ही आसान है, क्योंकि इसकी आपने बेटा प्रैक्टिस की भी है। आप परसेंट में 3 दफा हाफ करेंगे, ये देखिएगा 100%। 100% का अगर हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 50%, एक हाफ लाइफ। दूसरी दफा हाफ करेंगे 25%, क्योंकि 50 का हाफ 25 होता है, 2 हाफ लाइफ। फिर 50 का हाफ करें, 25 का हाफ करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 12.5%। सो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो पहले तो आपने नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालना सीखा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाली, और नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालने के बाद आपने ये डिसाइड करके बताया कि कितना फ्रैक्शन बचेगा। एमसीक्यू नंबर 40 के बाद 41 की तरफ आएंगे। 41 देखते हैं। 41 में आपसे कह रहा था हाफ लाइफ ऑफ द रेडियम इज 1600 ईयर्स। हाफ लाइफ की वैल्यू बता रहा है, और आपसे बोल रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रैक्शन ऑफ द सैंपल ऑफ रेडियम दैट रिमेन अनडीके आफ्टर 6400 ईयर्स। यानी जो टाइम आपको बता रहा है वो ये बता रहा है। फिर वही काम बेटा सेम, आप नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालेंगे। नंबर ऑफ हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है टी अपॉन कैपिटल डी हाफ। टी की जगह पे आ जाएगा मेरे पास कितना, 6400। टी हाफ की जगह पे आ जाएगा 1600। ये दो जीरो से बेटा आप दो जीरो आपस में क्या करेंगे, कैंसिल। आपने ये दो जीरो से दो जीरो को कैंसिल करा, ऊपर 64 बच रहा है, नीचे 16 बच रहा है बेटा। दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे, 16 × 16, 16 4 × 64, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी आ रही है, 4। यानी वो 4 दफा अपने आप को हाफ करेगा, 4 दफा। भी देखिएगा अमाउंट लेफ्ट, अमाउंट लेफ्ट निकालने का तरीका है, यानी जो फ्रैक्शन बचेगा वो 4 दफा हाफ करेगा। देखिएगा 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2, 4 दफा हाफ करेगा ना। अभी देखिए 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। इसका मतलब आंसर आ जाएगा मेरे पास कितना, 1/16। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 1/16। अमाउंट लेफ्ट में आपने आंसर लिख के दिखाया 1/16। आई होप बेटा ये बात भी अब आपको क्लियर हो रही होगी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत मुश्किल सवाल चल रहे हैं। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एमसीक्यू नंबर 42 में अब आपसे क्या कह रहा है, 42 पढ़ेंगे। 42 में आपसे कह रहा था द हाफ लाइफ ऑफ बिस्मुथ इज 5 डेज। हाफ लाइफ का मतलब टी हाफ दे रहा है। इफ वी स्टार्ट विथ 50,000 एटम ऑफ दिस आइसोटोप, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट ओवर 10 डेज। 10 डेज बात पूछ रहा है आपसे, इसका मतलब टाइम की वैल्यू आपको दे रहा है 10 डेज। इट्स मीन सबसे पहले तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ आप निकालेंगे, सेम प्रोसीजर बेटा। नंबर ऑफ हाफ लाइफ का फॉर्मूला है टी अपॉन कैपिटल टी और हाफ। टी की जगह पे 10 आएगा, टी हाफ की जगह पे 5 आ जाएगा। आप इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 5, 5 2 10। इसका मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ दो, 2 दफा हाफ होगा बेटा। 2 दफा हाफ होने का मतलब आपने 50,000 एटम से स्टार्ट करा बेटा। 50,000 एटम्स का मतलब है फर्स्ट दफा अगर आप हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 25,000 एटम्स फर्स्ट हाफ लाइफ। और 25,000 एटम्स के बाद ये हो जाएगा 12,500 एटम्स। इट्स मीन 2 दफा अगर आप हाफ कर रहे थे, फर्स्ट हाफ लाइफ और सेकेंड हाफ लाइफ, इट्स मीन बेटा जो आंसर आएगा आपके पास 12,500। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 42 के बाद एमसीक्यू नंबर 43 की तरफ जाएंगे। 43 पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। 43 में आपसे कह रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ द रेडियोएक्टिव मटेरियल लेफ्ट आफ्टर 5 हाफ लाइफ। यानी 5 दफा हाफ होगा बेटा, कुछ भी नहीं है। ये देखिएगा बच्चों वाला सवाल है। आपने 100% से स्टार्ट करा, फर्स्ट हाफ लाइफ करेगा तो 50%, सेकेंड हाफ लाइफ करेगा 25%, 50 का हाफ 25 होगा। थर्ड हाफ लाइफ करेगा 12.5%, 3 हाफ लाइफ हो गई। 12.5 का हाफ करते हैं तो आता है 6.25, 6.25%। 6 का फिर अगर हाफ करेंगे तो ये हो जाता है 3.125%। यानी अगर आप डेसिमल में नहीं भी जा रहे, आप डायरेक्ट डायरेक्ट करें बेटा, 12 का हाफ करो तो 6 हो गया, और सिक्स का हाफ करो तो 3 हो जाएगा। तो उससे क्योंकि अप्रोक्सीमेटली कहा हुआ है, अप्रोक्सीमेटली मतलब अंदाजे से बताइए, तो आंसर बच जाएंगे। कितना अमाउंट बचेगा, तो आपने मुझे कहा सर 3% बचेगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 44 में आपसे क्या कह रहा था, हाफ लाइफ ऑफ अ रेडिएटिव एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन डैश। तो बेटा याद रखिएगा हाफ लाइफ ऑफ अ रेडिएटिव एलिमेंट इज अ नेचुरल प्रोसेस। ये नेचुरल प्रोसेस है।
ना ही ये अमाउंट पे डिपेंड करता है, ना ही ये प्रेशर पे डिपेंड करता है, ना ही टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। ये नेचुरल प्रोसेस है और स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा बेटा, स्पॉन्टेनियस का मतलब है ये खुद ब खुद होता है। एमसीक्यू नंबर 44 के बाद आगे बढ़ेंगे एमसीक्यू नंबर 45 की तरफ। 45 देखते हैं 45 में क्या बोल रहा है। 45 में आपसे कह रहा था द रिलेशन फॉर हाफ लाइफ ऑफ एनी रेडिएटिव एलिमेंट इज डैश। आपसे फॉर्मूला बोल रहा है बेटा हाफ लाइफ का। तो बेटा ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा हुआ है, हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता था, याद है, 0.693 अपॉन लैम्डा। और 0.693 को आप लिखते थे ln2, तो ऊपर ln2 हो जाएगा, नीचे लैम्डा हो जाएगा। तो टी हाफ का फॉर्मूला बनेगा बेटा ln2 अपॉन लैम्डा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 45 के बाद आगे बढ़ेंगे एमसीक्यू नंबर 46 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 46 में क्या कह रहा है जरा देखते हैं। आपसे कह रहा था हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रेडियम इज 1600 ईयर्स। हाफ लाइफ का मतलब बेटा आपको टी हाफ की वैल्यू दे रहा था और आपसे एवरेज लाइफ मांग रहा था। एवरेज लाइफ का मतलब होता है टी। और एवरेज लाइफ ऐसे एवरेज लाइफ भी बोलते हैं, मीन लाइफ भी बोलते हैं। याद है एवरेज लाइफ का फॉर्मूला क्या था? एवरेज लाइफ का फॉर्मूला था 1/लैम्डा, जो मैंने आपसे शेयर किया। यानी एवरेज लाइफ का फॉर्मूला मैंने आपको बताया 1/लैम्डा। अब जरा इसके बारे में देखेंगे। आपने लिख के दिखाया बेटा, आपने कहा सर टी हाफ का फॉर्मूला होता था 0.693 अपॉन लैम्डा। मैंने 0.693 को लेफ्ट पे बुला लिया। अगर आप इसको लेफ्ट पे बुलाएंगे बेटा तो टी हाफ अपॉन 0.693 इज इक्वल टू 1/लैम्डा। बेटा ये जो नजर आ रहा है 1/लैम्डा, आप इस 1/लैम्डा की बात कर रहे थे बेटा। ये 1/लैम्डा बराबर होता है मीन लाइफ के। इसका मतलब मीन लाइफ का जो फॉर्मूला बना बेटा, वो फॉर्मूला जरा देखिएगा। तो आप बोलेंगे सर मीन लाइफ का फॉर्मूला हमारे पास बन गया है, ऊपर टी हाफ आएगा और नीचे मेरे पास कौन आ जाएगा, 0.693 आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए बेटा, ऊपर टी हाफ है, टी हाफ की वैल्यू है 1600 और नीचे लिखा हुआ है 0.693। अब फिर वही बात बेटा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसके अप्रोक्सीमेशन की तरफ अगर आप जाएंगे तो अप्रोक्सीमेशन की तरफ चलते हैं। एक मिनट इसको जरा राउंड ऑफ करते हैं। ऊपर 1600 आप बोलेंगे सर 0.693 को अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये बनता है 0.7। भाई ऐसी है ना, 0.693 को अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये 0.7 बनेगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल ऐसी है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। मैंने इसको कहा ये सर 1600 हो गया, एक जीरो ऊपर बढ़ाएंगे नीचे 7 हो जाएगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल ऐसी है। ऊपर एक जीरो बढ़ाया, नीचे से डेसिमल को आगे कर दिया। अब आप इसको अगर डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, तो ये हो गया। ये हो जाएगा 7 2 जा 14। 14 है तो इसका मतलब 16 में तो 14 निकालेंगे तो ये 2 बच जाएगा। इसका मतलब आंसर 2 की टर्म में आना चाहिए बेटा। दोबारा देखिएगा, मैं दोबारा लिख रहा हूँ जरा। ऐसे लिखा हुआ था 16,000। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, पहले तो ये जाएगा 7 2 जा 14। 14 और 16 में से 14 16 में से 14 निकालेंगे तो 2 बचेगा। फिर 20 को करेंगे तो ये जाएगा 7 2 जा 14। तो आंसर 2000 की टर्म में आना चाहिए, यानी 2000 की लाइन में। 4000 वाला आंसर नहीं होगा, 4000 वाला नहीं होगा, 3200 वाला नहीं होगा, 2000 की टर्म वाला आंसर होगा। इसका मतलब 2319 इज द करेक्ट आंसर। तो मैंने पहले डिजिट से आंसर अंदाजा लगा लिया कि आंसर कौन सा होना चाहिए। अगर यहाँ पे 7 3 जा 21 के करीब करीब आता तो फिर 3 वाला आंसर होता। तो ये मैं ऐसे अप्रोक्सीमेशन की तरफ जा रहा हूँ जो मैं आपको सिखा रहा था। एमसीक्यू नंबर 46 के बाद एमसीक्यू नंबर 47 की तरफ आएंगे। 47 में आपसे क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। द डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट का मतलब लैम्डा आपको दे रहा था, लैम्डा की वैल्यू, इट्स हाफ पीरियड इज डैश। यानी हाफ पीरियड का मतलब टी हाफ आपसे मांग। तो बेटा टी हाफ का फॉर्मूला होता था टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। बेटा लैम्डा की जगह पे आ जाएगा तो आप बोलेंगे सर लैम्डा की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 0.01। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू 0.01 दे रहा था आपको। अब डेसिमल को एडजस्ट करेंगे बेटा। डेसिमल को आपने नीचे से 2 दफा आगे बढ़ाया तो ऊपर से भी डेसिमल को 2 दफा आगे बढ़ाया। तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना, 69.3 डिवाइडेड बाई 1। और 69.3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 69.3। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। एमसीक्यू नंबर 47। एमसीक्यू नंबर 48 की तरफ चलेंगे। ये रहा एमसीक्यू नंबर 48। एमसीक्यू नंबर 48 में आपसे कह रहा था व्हाट इज द एब्जॉर्ब डज डी ऑफ अ सैंपल ऑफ 2 kg
which is given an amount of 100 joule of radioactive energy। अच्छा, कुछ आपके अब नॉलेज में इजाफा करेंगे, कुछ नई बातें अगर मैं आपसे शेयर करूं बेटा। सबसे पहले तो ये जीवाय लिखा हुआ नजर आ रहा है। जीवाय का मतलब यहाँ पे आप समझोगे सर ये गाय लिखा हुआ है, तो ये गाय यानी काउ नहीं है, बल्कि जीवाय बेटा यहाँ पे शो करता है। जीवाय स्टैंड्स फॉर ग्रे। आप बोलेंगे सर ये ग्रे क्या है? बेटा ग्रे इज अ यूनिट ऑफ रेडिएशन। यूनिट ऑफ रेडिएशन, रेडिएशंस का यूनिट है। अब किसके ऊपर नाम रखा गया बेटा? ग्रे जो है वो आपके पास एक ब्रिटिश फिजिकिस्ट था। सही है, ब्रिटिश फिजिकिस्ट ग्रे। पूरा नाम शायद मुझे याद नहीं आ रहा अभी, अब पता नहीं क्या था, गूगल कर लिएगा। ग्रे यूनिट ऑफ रेडिएशन। अब ये किसके बराबर होता है, क्या होता है, जरा पढ़िएगा। मैं इसकी डेफिनेशन भी अगर आपको लिख के दिखाऊं, यूनिट ऑफ एब्सॉर्ब रेडिएशन, यूनिट ऑफ एब्सॉर्ब रेडिएशन इक्वल टू द, अच्छा डज नहीं है ये, पहली बात तो ये डोज है। एब्सॉर्ब डोज यानी कितनी वो रेडिएशन एब्सॉर्ब करे, तो उसको डोज बोल रहा है। इक्वल टू द डोज ऑफ 1 जूल ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब पर किलोग्राम। यानी कितनी जूल एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है कितने किलोग्राम में, ये आपके पास कहलाता है बेटा यानी 1 जूल पर 1 किलोग्राम। ये आपके पास 1 ग्रे कहलाता है, GRAY, 1 ग्रे। अच्छा, इसको लिखने का तरीका, अच्छा डोज जो लिखा हुआ है ना, डोज, इसको निकालने का फॉर्मूला भी अगर मैं आपको बेटा शेयर करूं, नई चीज आपको सीखने को मिलेगी। यानी कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है पर यूनिट मास, यानी एनर्जी को मास से डिवाइड करेंगे तो आपको डोज की वैल्यू मिलेगी। अच्छा, अब एक और बात बेटा, इसमें कन्वर्जन भी अगर मैं आपको बताऊं तो 1 ग्रे बराबर होता है, यानी 1 GY। 1 ग्रे बराबर होता है बेटा, 1 GY, 1 ग्रे बराबर होता है 100, या तो लिखते हैं 1 जूल पर किलोग्राम के, और यही बराबर होता है बेटा 100 रेडिएशंस के। यानी अगर आप 100 रेडिएशंस हिट करेंगे तो ये 1 ग्रे को शो करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है सर ये इस्तेमाल कहाँ पर होता है बेटा? तो ये इस्तेमाल होता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। कैंसर की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होगा कि कितने ग्रे रेडिएशन आपको इस्तेमाल करनी है, तो ये आमतौर पे बेटा इस्तेमाल होता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। बेटा मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये रेगुलर क्लासेस में आपको नहीं पढ़ाया गया, या आपकी कुछ नॉलेज में इजाफा कर रहा था कुछ, आपके बाद एक नया यूनिट मैंने आपसे शेयर किया, फिर डोज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया बेटा, डोज का फॉर्मूला बताया एनर्जी पर यूनिट मास। अब आप मुझे बताइए कितने जूल एनर्जी है, तो आप बोलेंगे सर ये एनर्जी नजर आ रही है 100 जूल्स। बेटा मास कितना नजर आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर मास नजर आ रहा है 2 किलोग्राम। तो ये हो जाएगा नीचे 2, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे बेटा तो आंसर आ जाएगा 50 ग्रे। 50 ग्रे का मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो थोड़ी सी डिटेल बेटा इसमें बात हो गई, जो मैंने आपको नई यूनिट्स के बारे में शेयर करी। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। एमसीक्यू नंबर 48। एमसीक्यू नंबर 49 में अब आपसे क्या कह रहा है जरा देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 49 में आपसे कहा रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस। रिलेटिव का मतलब ना एक के लिहाज दूसरे, मतलब एक को रेफर करें दूसरे के लिहाज से कंपैरिजन करें। तो रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस यूजुअली रेफर टू द डैमेजेस कॉज्ड बाय डैश। तो बेसिक से एमसीक्यू है, यानी रेडिएशन की वजह से क्या डैमेज हो रहा है बेटा, उसके बारे में अगर आप स्टडी करते हैं तो वो आरबीई कहलाता है। तो मेरे नहीं ख्याल कोई बहुत मुश्किल एमसीक्यू था। एमसीक्यू नंबर 49 के बाद एमसीक्यू नंबर 50। 50 में आपसे कह रहा था 1 जूल ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब पर केजी ऑफ बॉडी। अभी तो बताया था कि कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है पर यूनिट मास, ये आपके बराबर था डोज के। और ये जो यूनिट आ रहा था बेटा, मैंने यूनिट आपको बताया था किसके, ग्रे के बराबर था। याद है ना, मैंने कहा था 1 GY 1 ग्रे बराबर होगा 1 जूल पर केजी के। और जिसको आपने कहा था कि 100 रेडिएशन होगा, ये मैंने कन्वर्जन फैक्टर अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 50 के बाद आगे बढ़ते हैं। 51, 51 में अब क्या बोल रहा है आपसे?
एमसीक्यू नंबर 51 में आपसे कह रहा था वन रेडिएशन इज इक्वल टू डैश। तो अभी अभी बताया था बेटा वन ग्रे बराबर था 100 रेडिएशन के। आपसे वन रेडिएशन की बात कर रहा है, तो 100 को लाके डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 1/100। ग्रे इज इक्वल टू वन रेडिएशन। वन को 100 से डिवाइड करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 0.01। ग्रे इज इक्वल टू वन रेडिएशन, यानी वन रेडिएशन बराबर होगा बेटा 0.01 ग्रे के। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 52। एमसीक्यू नंबर 52 में आपसे क्या कह रहा है कि वन क्यूरी इज इक्वल टू डैश। तो ये एमसीक्यू बेटा ऊपर ऑलरेडी बता कर आया हूं कि वन क्यूरी बराबर होता था, याद होगा, 3.70 एक्सपोनेंट 10 बैक्यूरल के बराबर था, हेनरी के बराबर नहीं था। ऑप्शन नंबर बी गलत है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 53 में आपसे कह रहा है वन एसवी इज इक्वल टू डैश। बेटा सबसे पहले तो एसवी अगर मैं आपको बताऊं, तो बेटा एसवी अगर मैं आपसे शेयर करूं तो एसवी कहलाता है SIEVERT सैवर्थ। ये मैंने आपके सामने लेके रखा है SIEVERT सैवर्थ। बेटा ये यूनिट होता है आपके पास इक्विवेलेंट डोज का। दिस इज द यूनिट ऑफ द इक्विवेलेंट डोज। इक्विवेलेंट डोज मतलब कितनी डोज आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, कि उससे क्या इफेक्ट आएगा। तो वही ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर की जो मैं बात कर रहा था उसी से रिलेटेड है। तो वन एसवी बराबर होता है साइवर्ट, जिसको आप बोल रहे थे, वन एसवी इज इक्वल टू 1 GY, यानी वन ग्रे इंटू आरबीई। आरबीई मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। आरबीई शो कर रहा था रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस, ये वो कितने आपकी बॉडी पे इफेक्ट करेगा। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, कुछ फॉर्मूले वगैरह याद रखने हैं। ये थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स बातें हैं, थोड़ी एडवांस लेवल की, जो आपकी बुक में ज्यादा डिटेल में बातें नहीं की गई, लेकिन क्योंकि एमसीक्यू का पार्ट है तो मैं एमसीक्यू आपको सॉल्व करा रहा हूँ एटलीस्ट। इसी तरह का एमसीक्यू 54 नजर आ रहा है कि लिखा हुआ है ना, डोसेस ऑफ डैश सेवर्ट विल कॉज रेडिएशन बर्न टू द स्किन। तो ये भी याद करने वाले एमसीक्यू कितने साइवर्ट रेडिएशन आपकी बॉडी स्किन को टिश्यूज को बर्न कर सकती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 3 साइवर्ट। तो ये भी याद करने वाला था। अच्छा लास्ट के एमसीक्यू थोड़े से याद करने वाले हैं, जो रेडिएशन वगैरह के आएंगे, कौन सी रेडिएशन कहाँ पे किस बीमारी में इस्तेमाल होती है, वो भी लास्ट में आएंगे, तो वो भी देख लेंगे जरा। आपसे कह रहा था मैन ऑफ 1000 kg एब्जॉर्ब्स एनर्जी, मास आपको दे, सॉरी, अ मैन ऑफ 100 kg, 100 kg का मतलब आपको मास दे रहा था। और आगे आपसे कह रहा था एब्जॉर्ब्स 1000 kg ऑफ एनर्जी, इसका मतलब ई आपसे दे रहा है। और एब्जॉर्ब डोज, डोज का मतलब डी मांग रहा है। तो डी का ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला बताया था बेटा आपको, डी इज इक्वल टू ई अपॉन एम। एनर्जी की जगह पे आ जाएगा 1000, मास की जगह पे आ जाएगा 100। ये दो जीरो से दो जीरो क्या हो गया, कैंसिल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सेम एमसीक्यू नंबर 56 कितना आसान लिखा हुआ है बेटा। एमसीक्यू नंबर 56 लिखा हुआ नजर आ रहा है कि एब्जॉर्ब डज नहीं है बेटा, डोज है। एब्जॉर्ब डोज इज डिफाइंड एज, याद है ना, एब्जॉर्ब डोज का फॉर्मूला लिखवाया था, डी इज इक्वल टू ई अपॉन एम। तो ई अपॉन एम का मतलब बेटा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो 56 का मैंने आंसर बताया ऑप्शन नंबर ए। 56 के बाद 57 में क्या बोल रहा है। एमसीक्यू नंबर 57 में आपसे कह रहा था एन ओल्ड यूनिट REM रैम, ये जो लिखा हुआ है बेटा REM रैम। तो रैम इज द यूनिट ऑफ रेडिएशन डोसेज। मतलब होता है ना, अब सिंपल आप देखते हैं, देखो होता है कि आपको डॉक्टर दवाई लेके देता है, ये आपकी डोज है, आपको इतनी इतनी गोलियां खानी है। बेटा ये डोसेज और रेडिएशन डोसेज में जमीन आसमान का फर्क है। रेडिएशन डोसेज जो काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, क्योंकि टॉपिक इतना डिटेल में आपके पास नहीं है आप, लेकिन आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि जब आप MBBS करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आपका रेडिएशन वगैरह से ताल्लुक पड़ेगा, तो आपको बेसिक नॉलेज यहाँ पे दी जा रही है। अब इसी की कन्वर्जन मैं आपको बताऊंगा बेटा कि वन रैम बराबर होता है 0.01 SV। जो मैंने एसवी थोड़ी देर पहले आपको ऊपर लिखवाया था बेटा, ये रहा एसवी मैंने पढ़ाया था ना आपको, जो लिखा हुआ था सेवर्थ, लिखा हुआ था SIEVERT। तो वन रैम इसका यूनिट, ये इसकी कन्वर्जन लिखी हुई है। चाहे तो थोड़ा बहुत इसको गूगल करके इसकी इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा आप लोग। एमसीक्यू नंबर 57 आपको बताया, 57 के बाद 58 देख लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 58 में आपसे कह रहा था इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन अ बॉडी एब्जॉर्बिंग इज रिलेटेड टू अ क्वांटिटी। ये थोड़ी देर पहले से मैं आपसे बात कर रहा था। एब्जॉर्ब, बेटा ये फिर डस लिखा हुआ है, डोज है। एब्सॉर्ब डोज याद है, एब्सॉर्ब डोज में आपसे बोल रहा था डी इज इक्वल टू ई अपॉन एम, जो फॉर्मूला पढ़ रहे थे, तो इसकी बात कर रहा है आपसे। सेम एमसीक्यू नंबर 59।
फिर एक रट्टे वाला एमसीक्यू जो आपकी बुक में से वैल्यू निकाल के दी गई, द बैकग्राउंड रेडिएशन टू विच वी आर एक्सपोज ऑन द एवरेज पर ईयर, यानी आपके अराउंड बेटा जो रेडिएशन आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो कितनी रेडिएशन पर ईयर एब्जॉर्ब करते हैं, उस रेडिएशन की वैल्यू आपको बता रहा है। तो ये भी रट्टे वाला एमसीक्यू है, जो वैल्यू मैंने भी याद की है बेटा, 2 MSV यानी 2 मिली सेवियर। एम का मतलब मिली है, जैसे होता है ना 2 मिलीमीटर, ऐसे ही 2 मिली सेवियर इसका करेक्ट आंसर होगा। साइवर्थ, सेवियर बोलो साइवर्थ। बहरहाल एमसीक्यू नंबर 16, एमसीक्यू नंबर 16 में आपसे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रेफर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन। बेटा स्किन की ट्रीटमेंट के लिए जो आप रेडिएशन आमतौर पे यूज करते हैं बेटा, वो आपकी गामा रेडिएशंस होती हैं, गामा रेज यूज करते हैं, क्योंकि अल्फा रेज और बीटा रेज तो स्किन में पेनिट्रेट ही नहीं हो पाती, तो आपकी जो भी स्किन डैमेज हुई हुई होती है, स्किन की जो भी ट्रीटमेंट होती है वो गामा रेज से होती है। अब ये लास्ट के जो एमसीक्यू है 61 से लेकर 70 तक सारे तकरीबन याद करने वाले एमसीक्यू हैं, जल्दी इसको ओवरव्यू कर लेंगे एमसीक्यू नंबर, क्योंकि लेक्चर बहुत लेंथी हो गया अच्छा खासा आपके पास। 61 में आपसे क्या कह रहा है, इन रेडियोथेरेपी एक्सरेज आर यूज टू डिटेक्ट, जो क्या करता है, तो आप बोलेंगे सर एक्सरे जो है वो कैंसर को ट्रीट नहीं करता, रेडियो रिसीविंग सिग्नल नहीं सर, हार्ट डिजीज भी नहीं, ये तो बहुत भी बच्चों वाला सवाल है। एक्सरे क्या करता है, बोन फ्रैक्चर को डिटेक्ट करता है। जबकि एमसीक्यू नंबर 62 तो बेटा आपको आता होगा कि रेडियो एक्टिव आयोडीन कैन बी यूज, याद है ना, रेडियो एक्टिव आयोडीन, आयोडीन I-31 इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डैश। तो ये तो बेटा मेडिकल के स्टूडेंट को याद होता है, थायराइड ग्लैंड की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। तो मेरे ख्याल में तो आसान था। एमसीक्यू नंबर 63 में आपसे क्या कह रहा है, फॉर स्किन कैंसर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज। बेटा ये भी रट्टा मारना पड़ेगा आपको, स्किन कैंसर के लिए जो आप इस्तेमाल करते हैं वो फॉस्फोरस 32 इस्तेमाल करते हैं। कार्बन 14 जो है वो इस्तेमाल होता है बेटा, आपके पास जो पुरानी चीजें होती हैं बेटा उनकी एज मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है, कि वो चीज कितनी पुरानी है उसको एज मालूम करने के लिए, यानी एज ऑफ एन ओल्ड स्पेसिफिन। आयोडीन 131 मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से एमसीक्यू नंबर 64 नजर आ रहा है बेटा, फॉस्फोरस इज यूज एज अ ट्रेसर इन डैश। तो बेटा फॉस्फोरस जो है वो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है, ये तो इतना पता होगा बेटा कि फॉस्फोरस जो आपके पास है, ये फॉस्फोरस आपका फर्टिलाइजर में भी इस्तेमाल होता है। तो फर्टिलाइजर जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर में होती है, तो इसमें ये आंसर होना चाहिए। एमसीक्यू नंबर 65 में आपसे क्या कह रहा है बेटा, कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप कोबाल्ट विच एमिट हाई एनर्जी। बेटा कोबाल्ट से जो एनर्जी निकलती है वो गामा रेज होती है, इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। बेटा कैंसर की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है कोबाल्ट 60। तो मेरे ख्याल में तो बेटा ये आंसर, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत मुश्किल एमसीक्यू है। अच्छा कैंसर की भी जब बात करें तो बुक में मेंशन है कि कैंसर जो सेल होते हैं, जो लिवर के कैंसर सेल होते हैं बेटा, उसको बर्न करने में इस्तेमाल होता है। सेम ऐसी एमसीक्यू नंबर 66 आपसे बोल रहा है बेटा, 66 अगर आप देखेंगे, कोबाल्ट 60 इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट, तो आप बोलेंगे सर कैंसर। 67 में आपसे बोल रहा है बेटा, कैंसरस टिश्यूज इन अ थायराइड ग्लैंड कैन बी डिटेक्टेड बाय द इनटेक ऑफ व्हाट। तो बेटा ये तो आ जाना चाहिए अब आपको कि थायराइड ग्लैंड जो है वो रेडियो आयोडीन इस्तेमाल करते हैं। 68 में आपसे कह रहा है बेटा, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कैन बी स्टडीड बाय डैश, तो आप बोलेंगे सर ब्लड की जो सर्कुलेशन होती है उसके बारे में जो हम इस्तेमाल करते हैं वो सोडियम 24 इस्तेमाल करते हैं। लास्ट के दो एमसीक्यू बेटा जल्दी से फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। 69 में अब आपसे कह रहा है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट यूजफुल ट्रेसर। ट्रेसर का मतलब यानी कहा ना, इसको रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहा जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग मतलब एज ऑफ स्पेसिमेन बताता है बेटा, रेडियो कार्बन डेटिंग। तो बेटा मोस्ट यूजफुल ट्रेसर जो है वो कार्बन 14 है। जबकि लास्ट वाला एमसीक्यू नजर आ रहा है बेटा, द गामा रेडियोग्राफ्स आर यूज इन डैश। बेटा गामा के जो रेडियोग्राफ्स होते हैं वो मेडिकल इंडस्ट्री में यूज होते हैं, जो आपको होता है ना, एमआरआई होती है, कि आपके पास जो आपके जो ब्रेन की इमेज होती है बेटा, जो ब्रेन में कहीं अगर कोई इश्यू होता है तो वो उसके एमआरआई के जरिए पता चलता है, तो गामा रेज की जो रेडियोग्राफ्स होते हैं वो वहां पे यूज होते हैं। बेटा यहाँ पहुंच के आपका लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ, बहुत ज्यादा लेंथी लेक्चर हो गया होगा। आई होप मैंने अपनी पूरी एनर्जी से बेटा लेक्चर रिकॉर्ड किया और आपको लेक्चर यकीनन समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक तमाम लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।